अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों के आने का शुक्रिया। एक तो ये कि जिन जिन लोगों ने अभी एग्ज़ाम रिसेंटली पास किया है उनको मेरी तरफ से बहुत मुबारक हो, और अगर कोई जो लोग पहले कर चुके हैं और अगर एनी अदर स्पेशलिटी दैन एनेस्थीसिया प्लीज़ आप मुझे बताइए, ताकि मैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसमें एनेस्थीसिया के हैं, लेकिन अगर वो लोग के जो अदर दैन एनेस्थीसिया हैं प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में बेशक बता दें, ताकि मैं उन सब लोगों को भी लूप में ले लूँ। ठीक है। यस, मैं आपको भी बारे में बताऊंगा, लेकिन कुछ बातें देखिए जनरल है। अभी हम लोगों ने डिस्कशन यहाँ से शुरू की थी कि एफसीपीएस के ಏನು बाद ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಇದು कि ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಚ್ एफसीपीएस के बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि एफसीपीएस करने के बाद उसका यूफोरिया बहुत अरसे तक रहता है, और उस यूफोरिया का नुकसान ये होता है कि टाइम ज़ाया होना शुरू हो जाता है और ये नहीं पता होता कि करना क्या है। ठीक है। और ये सिर्फ एक बंदे की कहानी नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की कहानी है। और शायद 10 साल पहले जब मैंने एफसीपीएस किया था तो उस टाइम पर भी, बल्कि अब तो 11 साल हो गए हैं, वक्त गुजरने का पता नहीं चलता, बल्कि 11 भी नहीं है, 12वां साल चल रहा है। 11 ईयर्स हो चुके हैं। तो मतलब बताने का मकसद ये है कि मेरा ये इन सेशंस को करने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं अपनी तरफ से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उस रेफरेंस से मैं आप लोगों को बता सकूं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो हमारी कौम के अंदर एक बेहिसी है, और वो बेहिसी ना सिर्फ दूसरों के लिए है, वो अपने लिए भी है, कि हम लोग कोई भी चीज़ प्लान नहीं करते। ठीक है। हमें कुछ पता ही नहीं है, बस वो जिसको कहते हैं ना, वो एक हमारा कौमी तराना तो एक्चुअली लिखा हुआ है, दो ही हमारे कौमी तराने हैं असल में। वो पाक सर जमीन शाद बात तो मैं नहीं मानता। हमारा कौमी तराना ये है कि कर कुर लांगे देखी जाएगी, ये एक ये तराना है। और एक है मैं ते गरीब मैं ते मिस्कीन, कि हम या तो सेल्फ पिटी में होते हैं, या हम इतने कैजुअल होते हैं कि हमें कोई परवाही कोई नहीं है, कि यार कैरियर है, कोई मसला नहीं है। कोई लोग कई कहते हैं कि सर वहां पे सीट थी तो मैंने ज्वाइन कर लिया। मतलब जो खवातीन हैं जो अपनी फैमिली लाइफ के लिए डिस्टर्ब हो रही हैं, वो एक समथिंग, दे आर समथिंग एल्स। ठीक है ना। उनकी अलग कैटेगरी है, क्योंकि मेरा एक बहुत स्ट्रांग बिलीव है कि अल्लाह की जो बनाई हुई साख्त है ना, उसको जब हम बदलने की कोशिश करते हैं तो हम प्रॉब्लम में आते हैं। तो लड़कियों के लिए पहली चीज उनका घर है, उनका शौहर, उनकी जॉब के से पहले आता है, उसके बाद नहीं आता। तो अगर किसी लेडी डॉक्टर ने अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस किया है तो वो एक एक्सेप्शन है। लेकिन वो लोग के जो जिनके पास इख्तियार भी था, जिनको अपनी फैमिली की तरफ से सपोर्ट भी थी, या वो लड़के जो कि पास हुए हैं और अब उनको कुछ पता नहीं है कि उन्होंने क्या करना है, और जो इमीडिएट एफसीपीएस, वही मैंने कहा कि वो उसका ऑरा और उसका जो यूफोरिया में रहते हैं, और 2 साल के बाद पता लगता है कि हमने क्या किया, हमने वो टाइम सारा ज़ाया कर दिया। ठीक है। तो प्लान हमारे पास बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरह करेंगे, कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि एफसीपीएस से जो इंफीरियर डिग्रीज हैं उनका तो आप काउंट ही ना करें, जो डिप्लोमाज हैं या एमसीपीएस हैं उनको तो आप किसी चीज़ में काउंट ही ना करें। एफसीपीएस के बाद भी बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, तो एफसीपीएस के बगैर तो कोई रो है ही नहीं सिलसिला। ठीक है ना। और बहुत सारे लोग जिन्होंने यंग एज में एमसीपीएस कर लिया होता है, उनको बहुत सीरियसली सोचना चाहिए कि अव्वल तो ये कि टू स्टार्ट विद उनको एमसीपीएस नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब अगर उनको इस फंस चुके हैं और कर लिया है, तो अगर वो पाकिस्तान में मौजूद है तो उनको फौरन एफसीपीएस करना चाहिए। और अगर वो पाकिस्तान से बाहर का रूट अपनाना चाहते हैं तो फिर उनको उसी हिसाब से आगे चलना चाहिए। ठीक है ना। तो मैं आई विल ट्राई टू, प्लीज अगर आप लोगों में से कोई एफसीबीएस एनेस्थीसिया के अलावा है तो आप मुझे बता दें, ताकि मैं उनको भी ऑन बोर्ड ले लूं। ठीक है। जैसे एक पीडियाट्रिक सर्जन है, एक कार्डियोलॉजिस्ट है, आई विल टेल देम वट एवर आई नो फॉर यू। ठीक है। अ, अच्छा, ये देखें, जो सारा जो आपसे मैं बात कर रहा था ना कि एफसीपीएस के बाद अगर गैप आ गया है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ लोगों ने मुख्तलिफ काम किए होते हैं, कि कुछ या तो ऑनररी काम करते हैं, जैसे आप जब आपकी जीएमसी हो जाए तो आप कहीं पर अगर आपको अटैचमेंट मिलती है तो आप अपनी जॉब कंटिन्यू शो करने के लिए आपको एक अटैचमेंट वर्क करने का हो, एक ऑप्शन है। फिर ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन, कुछ जैसे टीचिंग है, वो टीचिंग के उस पे होता है, कुछ कोर्सेज होता है, कुछ वॉलंटियर वर्क होता है, कुछ इस तरह का सिलसिला होता है जिसके जरिए शायद वो काउंट हो जाए। वरना फिर आपको यू विल हैव टू गो बैक टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा तो आपको जॉब कंटिन्यू के बगैर जॉब नहीं मिलेगी। आप कहीं पर भी अप्लाई करेंगे यू विल नॉट गेट अ जॉब अनफॉर्चुनेटली। तो ये मेरे पास इसका बहुत क्लियर आंसर नहीं है, लेकिन यू विल स्ट्रगल, क्योंकि जीएमसी के बगैर मेरी अपनी चचा की बेटी है, वो शी इज़ इन यूके, और वो तो खैर सिंपल एमबीबीएस है, उसने तो आगे कोई स्पेशलाइजेशन नहीं की, लेकिन अभी तक उसको जॉब नहीं मिली है डिस्पाइट शी इज़ इन यूके। और वो कुछ कर रही है, कुछ वॉलंटियर वर्क वगैरह कर रही है, लेकिन अभी तक उसको आई थिंक जॉब नहीं मिली। इसलिए आप लोगों को इस बारे में बहुत सीरियसली सोचना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। तो ये सबके लिए है। अच्छा, अब आ गई बात कि आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए
कि यूके का ट्रेनिंग सिस्टम है, आप लोगों में से किस किस लोगों को यूके के ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में पता है? क्या कोई बोलना पसंद करेगा? सारा, आप मौजूद हैं यूके में, क्या आपने यूके के ट्रेनिंग सिस्टम को एक्सप्लोर किया है कि वहाँ पे कैसे ट्रेनिंग मिलती है, वहाँ पे क्या हिसाब किताब होता है? आपको आइडिया है? सर उसके लिए प्राइमरी एफआरसीए क्लियर करना पड़ता है, एंड देन हम्म, यू हैव टू डू सम रिसर्च वर्क अच्छा एंड देखें, ये अभी आपने जो प्राइमरी एफआरसीए का नाम लिया ना, अगर इसको हम डिफाइन कर लें कि सबसे पहले आपको जीएमसी चाहिए, ठीक है? तो जीएमसी के लिए दो तरह की चीजें होती हैं, या तो उसका प्लैब, जो उसका एग्जाम, तो वो प्लैब है, ठीक है। आई एम नॉट जी श्योर कि सर। यूकेएमएलई कब से वैलिड होगा, पता नहीं 2026 से होना है या कब से होना है, हम्म लेकिन हम्म इट इज इन 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 पाइपलाइन के कुछ अरसे के जी बाद ये जी। जिस तरह यूएसएमएलई है उसी तरह यूकेएमएलई आ जाएगा। एनीवेज, एज हम्म ऑफ नाउ या प्लैब है, या जैसे आपने प्राइमरी एफआरसीए का नाम लिया है ना, तो देखें डॉक्टर नज़ीर और ये सुमी, जो आप कार्डियोलॉजी, आप लोगों के लिए भी इसी तरह के, क्योंकि रॉयल कॉलेज ऑफ जो सर्जन्स हैं, सॉरी, रॉयल कॉलेज ऑफ एनेस्थीसिया है, तो उसका एग्जाम है वो, उसको एफआरसीए कहते हैं। इसी तरीके से आप सब लोगों के एग्जाम है, एमआरसीपी है, एमआरसीएस है, ठीक है, उसके बाद एमआरसीपीसीएच है, इस तरह बहुत सारे एग्जाम है, एमआरसीईएम है, ठीक है, एमआरसीओजी है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ एमआरसीजीपी है, और इस तरह के, हाँ एक और भी याद आ गया, ये एफआरसीआर, ठीक है। तो आपको ये हर के मिलेंगे, ये सारे एक्चुअली एग्जाम जो हैं, ये इनकी सारों की वर्थ एक स्वीट डिश की तरह है, ठीक है। कि ये लोग ये समझते हैं कि ये एग्जाम कर लिए तो पता नहीं क्या हो गया, एक्चुअली इन एग्जाम्स की अलग से कोई वर्थ नहीं है। पहले तो आप लोगों को ये जहन में रखना चाहिए कि ये कहना, हाँ अभी जैसे आपने बोला ना कि ट्रेनिंग लेने के लिए है, तो याद रखें बात कि अगर मिसाल के तौर पे एक मलंग हो, फटे पुराने उसके कपड़े हों, और उसने खूबसूरत सी का डायमंड का सेट पहना हुआ हो, मतलब खातून को चलम कर लें, एक मलंगनी है, उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं और साथ उसने डायमंड का सेट पहना है, तो मुझे बताएं वो डायमंड का सेट उस पर अच्छा लगेगा? जी सारा, एनीवन हु वांट्स टू इंटरेक्ट विद हम्म। मी, नहीं नहीं अच्छा सर। लगेगा ना? हम्म आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, कि जब तक हम्म आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, ठीक है, एक पर्सनैलिटी आपका होगा, नंबर वन, नंबर टू आपका एक्सपीरियंस, ठीक है, इसी तरह जैसे आपने बोला रिसर्च, ठीक है, आपकी कोई अटैचमेंट्स, हम्म और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कहीं पर भी याद रखें, जो रेफरेंस होता है ना वो हर जगह पे काम आता है, रेफरेंस। ये पांच छह चीजें आपकी मुकम्मल होंगी तो फिर आपको एफआरसीए या ये जितने भी एग्जाम है इनका कोई फायदा होगा। अदरवाइज, अगर एक बंदा है बिल्कुल फ्रेश एमबीबीएस, उसने, वो बहुत एक्टिव है, उसने एमआरसीएम पास कर लिया है, उसने एमआरसीएस कर लिया है, उसने एमआरसीओजी कर लिया, आपका क्या ख्याल है कि उसको जॉब मिल जाएगी? बिल्कुल भी उसको जॉब नहीं मिलेगी, ना उसको जॉब मिलेगी ना उसको ट्रेनिंग मिलेगी। ये जहन में रखें बात आप, क्योंकि हम्म उनको चाहिए एक्चुअली, आई एम सॉरी, मैं क्योंकि मैं हूँ बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बंदा, मैं बहुत लॉजिकल बात, मैंने, आई हैव नॉट वर्क इन यूके, आई हैव नॉट वर्क इन एनी वेस्टर्न कंट्री, लेकिन क्योंकि मैं एग्जाम्स वगैरह देने के लिए जाता रहा हूँ, और मैं सऊदी अरब में, मेरी खुशकिस्मती है, अल्लाह का मेरे पर करम है कि मैंने ऐसे हॉस्पिटल्स में काम किया है कि जहाँ पर मैंने यूएस ट्रेंड लोगों के साथ भी काम किया है, मैंने यूके ट्रेंड लोगों के साथ भी काम किया है, आयरिश ट्रेंड लोगों के साथ भी काम किया है। ऑस्ट्रेलिया वाला तो एक ही बंदा मुझे आज तक मिला है पूरे यूएस, पूरे सऊदी अरब में, वो भी इजिप्शियन था, तो वो पता नहीं वो अपनी फैमिली सर्कमस्टांसिस की वजह से आया हुआ था। इवन अब मेजॉरिटी यूएस रिटर्न जो लोग हैं वो भी जा चुके हैं। खास तौर पे मैं एनेस्थीसिया की बात करूंगा, बाकी स्पेशलिटी में अभी भी लोग आपको नजर आ जाते हैं, लेकिन एनेस्थीसिया का यूएस के अंदर, यूएस ट्रेन जो बंदा है वो इतना हाई प्रोफाइल है कि उसको कहीं दुनिया में और काम करने की जरूरत ही नहीं। यानी कि अगर मैं ये, टू बी ऑनेस्ट, मैं ये कहूँ कि क्योंकि हम लोगों को वो उस सिस्टम के बारे में पता ही नहीं है, तो इसलिए हमारे लोगों की वो मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, हमारे जो लोग हैं ना वो बस यूके आयरलैंड से आगे जा ही नहीं पाते, क्योंकि हमें ब्रिटिशर्स ने रूल किया है ना, तो हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारी सोच ही वहां तक जाती है। और यूएस के बारे में लोगों की इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, लोगों को यूएस के सिस्टम के बारे में पता ही नहीं है, इसलिए वो उसको कोशिश भी नहीं करता, पता ही नहीं है वो। मैं, आई विल ट्राई कि मैं आप, डरते डरते, जान की अमान पाके मैं आप लोगों को यूएस सिस्टम के बारे में भी बताऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि ये जो आप इन्हें एग्जाम्स का नाम लिया है ना, ये सारे लोग, आप सब लोगों के लिए रिक्वेस्ट है, आपको भी मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये समझ रही हैं कि आपने ईडीए पास कर लिया या आपने एफआरसीए प्राइमरी पास कर लिया और आपको जॉब मिल जाएगी, तो इस बात के हो सक मुझे, आई एम नॉट श्योर, मैं 100% नहीं कह सकता, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन आपको इन सारी चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए।
और इनके अंदर जो स्किल्स है ना वो लास्ट पे चीज है। लोग ये समझते हैं कि जी बड़ा स्किलफुल बंदा है ना तो उसको जॉब मिल जाएगी, नहीं। स्किल्स तो वो समझ रहे हैं कि आपसे वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि आपको स्किल्स आती हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। आप स्किल्स को सीखने के लिए आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको एक चीज नहीं आती और आप उनको बता देते हैं कि आई डोंट नो अबाउट इट, वो शायद इतना माइंड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप एक दफा कमिट कर दिया कि आपको आता है और अब आप तबाही मचाएं, वो ये ज्यादा क्राइम है, ठीक है। तो जहन में रखें, जिस बंदे ने भी यूके आयरलैंड के में या कहीं पर भी दुनिया में काम करना है, वो सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी का वो बिल्डअप करे कि किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एक्सपीरियंस मैटर करता है। अब दुनिया जो है ना ग्लोबल विलेज बन गई है। जो लोग एफसीपीएस करते हैं और वो फजूल किस्म के सेटअप्स में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेटअप में काम कर रहे हैं, और वो खाली समझ रहे हैं कि हम पैसे कमा रहे हैं तो बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, लोग डबल जॉब्स कर रहे होते हैं। लोगों को ये भी नहीं, हमारी कौम को पता कि इंटरनेशनल फोरम पे आप दो जॉब्स नहीं शो कर सकते। इंटरनेशनल फोरम पे आप इस तरीके से एक वक्त में फुल टाइम, आपने वहां लिखा हुआ है फुल टाइम, और आप साथ दो जॉब्स का लिख रहे हैं, ओवरलैपिंग हो रही होती है। हमारे लोगों को सीवी भी नहीं बनानी आती अनफॉर्चुनेटली। तो ये एक जहन में रखें कि अगर आपने वहां पर काम करना है तो ये जो जितने भी एग्जाम्स है ना, इनका आपको सिर्फ एक +1 एज मिलेगा शायद, कि अगर हाँ आपकी बाकी सारी चीजें फिट हो रही हैं तो फिर आपको अच्छा लगेगा। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दी है कि अगर एक वही डायमंड का सेट एक बहुत ही वेल बिल्ट अंदाज में, एक खूबसूरती के साथ, एक डेलिकेसी के साथ अगर किसी एक लेडी ने पहना होगा, तो उस डायमंड सेट का एक इफेक्ट डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू एक मलंगनी ने पहन लिया। तो ये एग्जाम इज जस्ट लाइक दैट। तो आपको अपनी सारी चीजों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, अपने रेफरेंसेस के ऊपर, अपनी अटैचमेंट, जितना भी मैंने आपको बताया। ये जो लोग भी वहां पर ट्रेनिंग लेते हैं, ये उनको ये बात क्लियरली पता है। अनफॉर्चुनेटली लोग स्प्रेड नहीं करते, लेकिन ये रियलिटी है। तो ये आप लोगों को पता होना। इवन जो बंदा पाकिस्तान में है और उसने जाना है यूके या आयरलैंड, तो उसको ड्यूरिंग हिज ट्रेनिंग भी इस चीज पे तवज्जो देनी चाहिए कि अपनी इन सारी चीजों को खास तौर पे, क्योंकि ये जैसे मैंने यहाँ पे दो लफ्ज लिखे हैं, एक मैंने लिखा है सीसीटी और एक मैंने लिखा है सीजर। ये होता है स्पेशलिटी ट्रेनिंग और ये है इक्विवेलेंस, ठीक है। क्योंकि यूके के अंदर आपको कंसल्टेंट बनने के दो तरीके हैं, या आप सीसीटी करें प्रॉपर ट्रेनिंग, जिसमें अगर किसी बंदे ने पहले से ट्रेनिंग की हुई है तो वो उनको एक पाथवे होता है, सीजर का पाथवे होता है। या इवन सीसीटी के लिए भी होता है कि अगर वो आपने कुछ ट्रेनिंग की है तो हो सकता है वो आपको कुछ ट्रेनिंग एक्सेप्ट कर दे, ठीक है। जैसे शायद सारा आपने सुना हो ये कि वो ST3 में ले लेते हैं, ST4 में ले लेते हैं, वटर इस तरह ये जा रहा है, सब। ठीक है ना। तो क्योंकि 7 साल की यूएस में, यूके में ट्रेनिंग 7 ईयर्स की है, 7 years। ठीक है ना। तो वो आपको एज मिल जाता है। और ये जो सीजर का भी होता है वो बेसिकली ये होता है कि आप उनको सारा कुक करके, कुक मटेरियल आपको, सीजर का इक्विवेलेंस का पाथवे आपको हर स्पेशलिटी का मिलेगा, ठीक है। जो लोग मेरे बहन इस वक्त दोस्त मेरे जो जिन्होंने मैसेज किया है, जो पीडियाट्रिक सर्जरी के हैं या जो कार्डियोलॉजी के हैं, उनका भी आपका भी इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, जिसके अंदर उसके अंदर होगा। तो प्लीज ये मैसेज अपने आने वालों को बताइए प्लीज, खुदा के वास्ते, जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, कि वो लोग अगर उन लोगों ने जाना है और वो इक्विवेलेंस पाथवे के जरिए यूके में काम करना चाहते हैं अल्टीमेटली, तो उनको सीजर के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, उनको पहले से वो पेपर्स मुकम्मल करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। ये मैसेज है। तो क्योंकि वहां पर इक्विवेलेंस के जरिए भी बन सकता है और सीसीटी के जरिए भी बन सकता है। उसमें ज्यादा टाइम लगता है, इसमें रिलेटिवली कम टाइम लगता है, लेकिन दिस इज सुपीरियर। अगर किसी एक बंदे ने सीसीटी किया हुआ है और एक बंदे ने सीजर किया हुआ है, तो आप यही समझ लें एक ब्राह्मण है और एक शूद्र है। वहां पर अल्टीमेटली अगर आपकी अच्छी रिप्यूट हो गई है, आपके अच्छे रेफरेंसेस हो गए हैं, तो फिर शायद ये इतना डिफरेंस ना रहे। लेकिन अगर बिल्कुल एक ही कैलिबर के, एक ही लेवल के लोग हैं, तो आई सपोज के सीसीटी विल बी सुपीरियर। लेकिन बहरहाल ये एग्जैक्ट शायद ये रिलेटिव सी चीज है, इसमें बहुत बारीक सा डिफरेंस है, ठीक है ना। तो लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोशिश फिर भी आप लोग सीसीटी की ही करें, ठीक है। लेकिन द एज लेट यू आर इन योर कैरियर, आपके लिए सीसीटी करना उतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप जीरो से आपको शुरू करना पड़ेगा। और क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान के अंदर हम लोगों के दिमाग के अंदर ये दी गई ये बात कि जो एफसीपीएस कर लिया तो एग्जिट क्वालिफिकेशन है। तो एक और आप लोगों को बात अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ कि ये क्वालिफिकेशन हैं कि ट्रेनिंग इज सेपरेट और एग्जाम्स आर सेपरेट। तो एक आप सब लोग दिमाग से निकाल दें कि ये जितने भी ये एग्जाम्स हैं, अगर आपने ये कर भी लिए तो इनका कोई अलग से फायदा नहीं है जब तक आपको ट्रेनिंग नहीं मिलती, ठीक है। मेरे पास 4 एफसीआई पे मैंने किया हुआ है, ईडीए भी मैंने किया हुआ है, एडरा भी मैंने किया हुआ है, मगर एक्चुअली मैं एफसीपीएस की बेस पे कंसल्टेंट हूँ सऊदी अरब में, ठीक है ना। मैंने सऊदी कमीशन में बाकी अपनी डिग्रीज को एंटर भी नहीं करवाया, क्योंकि उनका कोई फायदा ही नहीं है। तो ये आप लोगों को, हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने एफसीपीएस नहीं किया होता और मैंने ये सारी क्वालिफिकेशंस भी की होती, तो मैं कभी भी कंसल्टेंट नहीं बन सकता था, फिर मुझे सीसीटी चाहिए होता, ठीक है।
ये आप लोगों को जहन में होना चाहिए। अच्छा, सीजर जो है वो गल्फ कंट्रीज में एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो ये भी आप जहन में रखें कि अगर किसी ने फॉर एग्जांपल इस प्लान से वो यूके में काम कर रहा है कि उसको अल्टीमेटली सऊदी अरब आना चाहता है, तो उसको अनफॉर्चुनेटली शायद उसको सीजर की बेस पे उसको जॉब ना मिले। हो सकता है कहीं आइसोलेटेड किसी पॉकेट्स में वो एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान, ये सऊदी अरब का थोड़ा सा डिफरेंस है कि सऊदी अरब में फिर भी एफसीपीएस की या पाकिस्तानी ट्रेनिंग की कुछ ना कुछ वैल्यू है, जो बाकी कुवैत है, ओमान है, यूएई है। यूएई में तो बिल्कुल भी नहीं है। कुवैत में रिसेंटली उन्होंने थोड़े से अपने रूल्स को रिलैक्स किया है, और अब मैंने सुना है कि कुछ आइसोलेटेड केसेस ऐसे हैं कि जो कंसल्टेंट यूके कुवैत में भी बन गए। लेकिन जहां तक एज ऑफ टुडे मुझे पता है, कतर में नहीं बन सकते हम लोग, ओमान में हम नहीं बन सकते, बहरेन में हम नहीं बन सकते, यूएई में तो बिल्कुल भी नहीं बन सकते, ठीक है। और सऊदी अरब के अंदर भी एनेस्थीसिया शायद ऐसी स्पेशलिटी है जो 24/7 है, और ज्यादा लोगों की जरूरत है तो बन जाता है। अगर आप ये पीडियाट्रिक सर्जरी की बात करें, तो याद रखें कि पीडियाट्रिक सर्जरी में यहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल में कंसल्टेंट नहीं बन पाएंगे आप। कार्डियोलॉजी के बारे में मैं एक दो बातें कहूंगा प्लीज, कि आप हैं तो मैं, देखें कार्डियोलॉजी जो है ना, वो एक है पेपर कार्डियोलॉजी ईसीजी वाली, तो वो तो भाई क्वैक्स को भी ईसीजी शायद देख सकते हैं, और सिंपल जीपी भी दे सकते हैं ईसीजी, और हम भी एनेस्थीसिया वाले भी डॉक्टर भी देख सकते हैं। तो सिंपल कार्डियोलॉजी इज फिनिश्ड। अब कार्डियोलॉजी है इंटरवेंशन। इंटरवेंशंस में भी आपका, आप ये समझ लीजिए कि उसके अंदर एक वो जो ईपी स्टडी है, एक ईपीएस है, उसके बाद आपकी इंटरवेंशंस की दुनिया है। तो कार्डियोलॉजी का जो बंदा पाकिस्तान का एफसीपीएस यहाँ पर मौजूद भी है ना, याद रखें वो उनको कैथ लैब के दरवाजे से एंटर नहीं होने देता कोई अंदर। ये मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग बात बता रहा हूँ कि बहुत कोई रेयर फिनोमेना होगा कि सिंपल हमारा पाकिस्तानी ट्रेन एफसीपीएस कार्डियोलॉजी को ही यहाँ पर इंटरवेंशंस करता हो। ये इट विल बी अ वेरी रेयर फिनोमेना, ठीक है। ये जेहन में रखें बात। तो इसलिए अगर कोई बंदा सऊदी अरब में अपने कैरियर को परस्यू कर रहा है, करना चाहता है ऐसी स्पेशलिटी, एनेस्थीसिया इज अ डिफरेंट थिंग, एनेस्थीसिया में आपको काम मिल जाता है, ठीक है। लेकिन जो सर्जन है, जैसे कार्डियोलॉजी है, या मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ यूरोलॉजी की, तो यूरोलॉजी वाला पता क्या करेगा यहाँ पे, वो सिर्फ साइड से पकड़ के गाइड वायर पकड़ाएगा। जो न्यूरो सर्जन है, एक लेजेंड जुमला बोला था एक खातून ने, एक बहुत ही वो लेजेंड थी, क्योंकि पाकिस्तान में भी आपको शायद हार्डली कोई एफसीपीएस न्यूरो सर्जन मिलेगा। वो खातून थी, मेरे सीनियर थी, किंग फैसल में खड़े हुए थे साइड पे, वो पता नहीं किस बात पे तपी हुई थी। उन्होंने कहा, बड़े मजे से उन्होंने बोला, माशाल्लाह वो प्रोफेसर बन चुकी हैं पाकिस्तान में, मैंने एफसीपीएस न्यूरो सर्जरी इसलिए नहीं किया कि मैं साइड से खड़ी होकर से लाइन फेंकूं। यार उन्होंने, मैं कहता हूँ ही शी नेल्ड। क्योंकि उसी हॉस्पिटल में मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 20-20 साल से काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने कैरियर को दफन कर दिया है। पीडियाट्रिक सर्जन भाई, ये नजर भाई, वो वहां पर सिर्फ पीडियाट्रिक सर्जन वहां पे लाइंस डालने के लिए आते हैं। मैंने देखा है वहां पे पिक लाइन डालने के लिए आते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि अगर एक पीडियाट्रिक सर्जन हो और उसको सऊदी अरब में पैसे कमाने का दिमाग पे भूत सवार हो जाए, और वो यहाँ पर आए और वो बेवकूफ़ों की तरह अपने कैरियर की वाट लगा ले, तो मुझे बताएं ये कहाँ से अच्छा होगा। वो पिक लाइन डाल रहे होते हैं। न्यूरो सर्जन मैंने देखे हैं, पीडियाट्रिक न्यूरो सर्जन देखे हैं, जो कि पाकिस्तान में बम होते, वो बेचारे सिर्फ खोलते थे और बंद करते थे, ठीक है। वो इंसिजन लगा लेंगे या बंद करेंगे, कोई दरमियान का माइक्रोस्कोप में क्या काम होगा। इसी तरह यूरोलॉजी, इसी तरह कार्डियोलॉजी, ठीक है। जनरल सर्जरी की स्पेशलिटी खत्म हो चुकी है, ठीक है। जनरल सर्जरी की स्पेशलिटी खत्म हो चुकी है। इट इज टोटली डिसइंटीग्रेटेड इनटू सब स्पेशलिटीज। इसी तरीके से याद रखें कि शायद कुछ सालों के बाद एनेस्थीसिया का भी यही हाल होगा। अभी भी एटलीस्ट पीड्स एनेस्थीसिया बिल्कुल सेपरेट है, कार्डिक एनेस्थीसिया बिल्कुल सेपरेट है, ठीक है। उसके बाद पेन बिल्कुल सेपरेट है, आईसीयू बिल्कुल सेपरेट है। ये चार चीजें तो हमसे जा चुकी हैं। ये मैं आपको सऊदी अरब का बता रहा हूँ। तो ये चार चीजें तो जा चुकी हैं। जनरल सर्जरी का कोई स्कोप नहीं है। तो ये खुदा के वास्ते जो जनरल सर्जरी की पाकिस्तान में ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर उन्होंने उनका कैरियर को परस्यू करने का इरादा है, तो वो अपने आप को उसी हिसाब से ट्यून करें, ठीक है। ये एक मैसेज था। इसी तरह पीडियाट्रिक मेडिसिन खत्म हो चुकी है। पीडियाट्रिक मेडिसिन, कोई पीडियाट्रिक मेडिसिन को जॉब नहीं मिलेगी। सबकी सब स्पेशलिटी है, पीड्स न्यूरोलॉजी, पीड्स जीआई, पीड्स इन्फेक्शियस डिजीज, पीड्स कार्डियोलॉजी, इट इज टोटली डिसइंटीग्रेटेड। कोई आपको अलग से पीड्स मेडिसिन की हार्डली जॉब मिलेगी, ठीक है। एनेस्थीसिया मैंने कहा बताया कि लोग कम है, ठीक है, रिलेटिवली। तो इसलिए अच्छा, ऑर्थोडोंटिस्ट के बारे में, क्योंकि हमारा सा थोड़ा सा उनसे हटके, इसका भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ऑर्थोडोंटिस्ट है ना, उनके लिए भी यही सिलसिला होगा कि जो, क्योंकि देखें, ये एक ज़हन में रखें बात कि ये तमाम जो होती है ना जॉब्स,
ये होती हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। ये आप लोगों को एक चीज समझ आनी चाहिए, इसलिए क्योंकि लेटर ऑन मैं जब आपको कहूंगा कि द बेस्ट सिस्टम फॉर डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड इज दिस, कोई मैच ही नहीं है। इवन सारा आपको भी ये मैसेज होगा, ये सब लोगों के लिए मैसेज होगा कि जिस जिस बंदे ने एफसीपीएस किया है उसको यूएस जाने की कोशिश करनी चाहिए, और डरने अपने दिमाग से यूएसएमएलई का भूत उतारें। ये जो लोग बताते हैं कि जी यूएसएमएलई इतना मुश्किल है कि जी लोगों को फिस्टुले बन जाते हैं, और लोगों को काला मोतिया उतर आता है, और लोगों को एनिमा लेने पड़ते हैं, तो खुदा के वास्ते वो सिर्फ सिंपल एमबीबीएस होते हैं। वो गरीब बेचारे, उनका कोई क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उनके लिए यूएसएमएलई करना मुश्किल होता है। लेकिन जिस बंदे ने इतने सालों हॉस्पिटल में धक्के खाए हैं, उसने रगड़ा है अपने आप को, उसमें और सिंपल एमबीबीएस में बहुत फर्क है। और आपने प्राइमरीली, आप लोगों ने जो भी करेगा, उसने वहां पर रेजिडेंसी के लिए नहीं अप्लाई करना, उसको रेजिडेंसी के लिए नहीं अप्लाई करना, उसने फेलोशिप के लिए करना है। ठीक है, तो फेलोशिप के चांसेस होते हैं वहां पर, फेयर चांस है। अब ये मैं डिटेल में आगे जो इंटरेस्टेड होगा मैं उनके सवालों के जवाब दूंगा। तो ये जहन में रखें कि जो कमिंग बैक, जो मैं बात करने लगा था वो वहां से बात उधर चली गई कि पॉपुलेशन बेस्ड होता है। जितनी पॉपुलेशन होगी उतने हॉस्पिटल होंगे, उतने हॉस्पिटल होंगे उस हिसाब से रिक्वायरमेंट होगी। फिर एक एक चीज होती है, दूसरी चीज होती है 24/7 कवरेज। तो देखें, एनेस्थीसिया और आईसीयू, ये एक ऐसी स्पेशलिटी, इमरजेंसी में भी है इसमें, लेकिन इमरजेंसी भी थोड़ा सा डिफरेंट है। आईसीयू और एनेस्थीसिया, और उसमें भी टॉप पे एनेस्थीसिया, चक्कर ये है कि इट्स अ टोटल कंसल्टेंट बेस्ड प्रैक्टिस, इसलिए उनको पेशेंट टू पेशेंट उनको एक कंसल्टेंट चाहिए होता है। इस वजह से फॉर्चुनेटली अभी तक हमारा हुक्का पानी चल रहा है। ठीक है, लेकिन बाकी स्पेशलिटी जिसमें एक कंसल्टेंट काफी होता है बहुत सारी चीजों को कवर करने के लिए, तो उसके अंदर इनमें टोटल इनके लोकल्स आ चुके हैं। और याद रखें वो बहुत जबरदस्त हैं। उनको एमबीबीएस करने के बाद उनकी ट्रेनिंग में उनको स्पून फीड किया जाता है। वो हमारी तरह नहीं होती कि हम ऑटो में धक्के खा के हम लोग ट्रेनिंग करके खुद अपने बलबूते पे कुछ बन जाते हैं। उनको वाकई में सही मानों में ट्रेन किया जाता है। फिर इन लोगों को भेजा जाता है कनाडा, वहां से ये लोग फेलोशिप करके आते हैं, और वो फिर सीधे कंसल्टेंट बनते हैं। ठीक है ना, तो वो लोग, उन लोगों का बहुत तेजी से काम चल रहा है। इसलिए मैंने कोई पीडियाट्रिक सर्जरी में प्रॉपर, एक बंदा यहाँ पे था, यहाँ पे एक हॉस्पिटल में उन्होंने यूएसएमएलई करके फेलोशिप की थी, वो यहाँ पे एक हॉस्पिटल में मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ था, वो कंसल्टेंट थे। अदरवाइज मैंने किसी भी पाकिस्तानी बंदे को पीडियाट्रिक सर्जरी में नहीं देखा। बड़ी पोजीशन में, हाँ जूनियर लेवल पे होगा, डंकी वर्क करने के लिए मौजूद होंगे हर डिपार्टमेंट में, खोता वर्क करने के लिए हमारे पाकिस्तानी आपको नजर आ जाएंगे, और खास तौर पे दूसरी स्पेशलिटीज में। ठीक है ना, एनेस्थीसिया में फिर भी शायद मौका मिल जाता है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर जूते सीधे करना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए वक्ती तौर पे तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अल्टीमेटली गल्फ कंट्रीज का कोई फायदा नहीं है ना, यहाँ पे हमें पासपोर्ट मिलता है। ठीक है, ना यहाँ पे कोई ट्रेनिंग है, या मैं आपको क्लियर कर दूं ये बातें, ना यहाँ पे ट्रेनिंग है ना यहाँ पे पासपोर्ट है। तो यूके में अगर आप लोगों को चले ट्रेनिंग भी नहीं मिलती, कोई बंदा जाके वहां पे सिंपल रजिस्ट्रार का भी काम करता है ना, तो 6 साल के बाद वो वहां का ब्रिटिश सिटीजन हो जाएगा, उसके बच्चों का फ्यूचर सेव हो जाएगा। ठीक है ना, उसने अगर वहां पे जूते सीधे किए हैं अपने गोरों के, तो उसके बदले वो उनको पासपोर्ट देंगे। यहाँ पर क्या मिलता है? कद्दू। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिलता, और यहाँ पे हमारी जॉब टोटली खतरे पे होती है। किसी भी वक्त वन नाइस मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह रो जाए, थैंक यू वेरी मच, वी डोंट नीड यू, हम कुछ नहीं कर सकते। ना हमारे पास पासपोर्ट होगा, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। तो यंग लोग जो सऊदी अरब आने के बारे में सोचते हैं, खुदा के वास्ते इट्स नॉट द प्लेस टू कम, बिल्कुल भी सोचे भी नहीं, ना टाइम जाया करें। और दूसरे एक और चीज है, उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। पहले सऊदी अरब था मामा जी का घर, दरवाजा खोला एंटर हो गए। यहाँ पर चीजें बहुत सस्ती थी, अब यहाँ पर 15% तो वैट है। ठीक है, और हर चीज में महंगाई हो गई है। प्रॉपर्टी इतनी महंगी हो गई, यानी कि प्रॉपर्टी से मुराद है रेंट, इतनी चीजें महंगी हो गई हैं कि अगर पहले 10 रुपए बचते थे तो अब 1 रुपए बचते हैं। 10% डिक्रीज हो गया है। मैं मुहतात अंदाजे से कह सकता हूँ, क्योंकि आई एम इन सऊदी अरेबिया इंडिफरेंटली सिंस लास्ट 14 ईयर्स, तो मैंने अपने आंखों के सामने चीजों को बदलते हुए देखा है। 1 रियाल का की कैन पेप्सी का 3 रियाल का हो चुका है, और 42 हलाले का पेट्रोल जो है वो 2.3 का हो चुका है। 42 पैसा यानी कि, और 2.3 रियाल, इतना 5 गुना से ज्यादा प्राइस हाइक हो चुकी है। ठीक है ना, हर चीज में पैसा 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 इन्होंने स्क्वीज कर दिया है। तो अब वो जो एक था, इसलिए एक अगर आप कंपैरिजन करें रजिस्ट्रार वर्सेस यहाँ की रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार ऑफ गल्फ एंड रजिस्ट्रार ऑफ यूके, तो एक तो ये कि तनख्वाह तकरीबन मोरलेस बराबर होगी, तकरीबन 19-20 का फर्क होगा। अगर आप वहां पर थोड़ा सा ओवर टाइम वगैरह कर लेंगे तो आपके शायद ज्यादा ही पैसे हो जाए।
वहां पर रहने का क्या फायदा होगा, ट्रेनिंग के भी चांसेस हैं, कंसल्टेंट बनने के भी चांसेस हैं, आपको बेहतर एक्सपोजर भी होगा, आपके बच्चों को बेहतर एजुकेशन भी मिलेगी, ठीक है। बाकी ये है कि यस नेगेटिव्स हैं, वहाँ की सोसाइटी का एक अलग बिल्कुल अलग जो है वो, बट ये ILR क्या है, ये पासपोर्ट का, सर, जी सर, ठीक है। इनडेफिनेट नहीं, लीव टू रिमेन। ये क्या मतलब, सॉरी से क्या बनता है ILR से? इनडेफिनेट लीव टू रिमेन यानी कि आपको जो वीजा है उसके बगैर भी आप स्टे कर सकते हैं यूके में। पहले तो वो था कि आपको कोई कंपनी अगर स्पॉन्सर करती है तो यू कैन स्टे इन यूके फॉर 6 years एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर ILR एंड देन उसके 1 year के बाद आपको पासपोर्ट मिल जाता है। लेकिन अब सही, रिसेंटली लास्ट मंथ ये ड्यूरेशन इंक्रीज कर दी है क्योंकि वो माइग्रेशन को अब कम कर रहे डिस्करेज हैं। कर रहे हैं। हाँ देखिए, मैं आपको बताऊं, ये एक्सेप्शंस हैं, आयरलैंड में भी यही रूल होगा, ठीक है। मतलब कम से कम देखें, आपके बच्चों की एजुकेशन अच्छी हो जाएगी ना। यहाँ पे अगर कोई बंदा ये टारगेट करता है, देखिए पाकिस्तान के हमारे हालात, हमें अपने मुल्क से जितनी मर्जी मोहब्बत हो, लेकिन जरा ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस बंदे को बाहर का जरा थोड़ा सा चस्का लग जाता है, वो अपने मुल्क में नहीं रह सकता। क्योंकि प्रॉब्लम हम्म ये है कि वो कहते हैं ना कि हम लोग हैं पाकिस्तान में कुएं के डड्डू, वो VIP डड्डू भी नहीं है। VIP डड्डू होता है जो कहीं पर भी माइग्रेट करके इधर उधर जा सकता है, वो बेचारा, उसको इधर उधर छलांगे मारने का मौका मिल जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हम पाकिस्तान में कुएं के मेंढक हैं, हम कुएं के मेंढक हैं, हमें ना कोई बताता है। क्योंकि मैं तो शदीद, मेरा इख्तिलाफ है अपने सुपरवाइजर से, जिन बहुत सारे लोग तो मेरे से नाराज हो जाते हैं इस बात पे, लेकिन मेरी बात सुने, ये हमारे सुपरवाइजर्स की जिम्मेदारी है कि वो हमें गाइड करें, वो हमें पढ़ाएं। मैं ये एक बात अब बहुत तकलीफ से मैं ये कह रहा हूँ, जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, सारे लोगों को ये क्वेश्चन है, जो हम पेपर साइन करवाते हैं, जब पेपर साइन करवा रहे होते हैं, क्या हम अल्लाह के सामने गवाही नहीं दे रहे होते कि हमने ये 4 साल की ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली है? बताइए सारा। और आप मुझे जी गवाह रख के बताइए कि आपने वो जो पेपर साइन कराया था, आपने उन सारी हम्म चीजों को मुकम्मल किया था? जी सर। नहीं किया था हमने। मेजॉरिटी हम्म हमारे जो हैं वो नहीं मुकम्मल करते। तो जो जी सर। साइन कर रहा है वो भी गुनाहगार है, और जो साइन करवा रहा है वो भी गुनाहगार है। हमारा कसूर नहीं है एक्चुअली। लेकिन जरा ठंडे दिमाग से बैठ के सोचें, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हमारी, मतलब कहीं ना कहीं से तो हम इसमें, इस गुनाह में शामिल है ना। तो हमें इस चीज के बारे में बहुत सीरियसली सोचने की जरूरत है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने कैरियर को किस तरीके से बचाना है। तो या तो पाकिस्तान के अंदर मेहनत करें, अपने टाइम को यूटिलाइज करें। और मैं तो गरीब मैं तो मिस्कीन, मैंने आपको बताया था हमारा कौमी तराना है, मैं तो गरीब मैं तो मिस्कीन। ये जिन लोगों ने ट्रेनिंग के दरमियान में, उनको कभी नहीं ख्याल आया, बस वो बेवकूफों की, वही मैंने आपको बताया ना, कुएं का डड्डू। वो जो वहां पर मिल गया है, वो चलता जा रहा है। वो हमारा वो हाल है कि सारे अगर नंगे होके फिरेंगे तो कहेंगे कि यार सारे लोग नंगे होके फिर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज होगी कोई? वी आर लाइक दिस अनफॉर्चुनेटली। हमारे से कितने लोग हैं जो इंटरनेशनली फोरम पे सर्च करते हैं। चलें, 20 साल पहले, 25 साल पहले जब हम डॉक्टर बने थे, 20 साल हो गए, 21वां 22वां साल है, उस वक्त तो इंटरनेट नहीं था इतना, उस वक्त तो ये AI नहीं था, उस वक्त तो इतनी एक्सेस नहीं थी, उस वक्त तो इतना, उस वक्त की तो शायद कोई, अव्वल तो उस वक्त की भी माफी नहीं। मुझे किसी ने नहीं बताया यार कि FCPS के बाद एक ही एग्जाम करना चाहिए, एक ही एग्जाम करना चाहिए, वो USMLE। वो उसके अलावा बाकी सारे इम्तहान उसके नीचे ही हैं। क्योंकि बाकी किसी भी जगह की कोई गारंटी नहीं है। वहां पे होगा ये कि या तो नहीं मिलेगी जॉब, या जॉब मिल गई तो आपको, आपके लिए ऑप्शंस खुल जाएंगे, ठीक है ना। तो दैट्स अ रियलिटी। तो रेडियोलॉजी वाले ने, किसी ने क्वेश्चन पूछा है, रेडियोलॉजी का भी यही चक्कर है। अभी रिसेंटली मेरा एक दोस्त है, FCPS किया हुआ था, बाद में उसने FRCR किया है, उसकी बेस पे उसने GMC की रजिस्ट्रेशन कराई है और वो UK चला गया, ठीक है ना। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आप लोग अपने कैरियर को प्लान करिए। अच्छा, अब कुछ बातें उन लोगों के लिए कि जिन्होंने अभी रिसेंटली FCPS पास किया है, या वो पाकिस्तान में मौजूद है, उनको क्या करना चाहिए। एक तो ये कि सबसे पहले उन्होंने अपना पेपर वर्क करवाना है, ठीक है ना। पेपर वर्क में आपकी जो है वो, आपने डिग्री इन एब्सेंशिया अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इलेक्शन लेटर अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद आपने ट्रांसक्रिप्ट बनवानी है, एक ट्रांसक्रिप्ट होती है, ठीक है। उसके बाद आपका ये जब इलेक्शन लेटर मिल जाएगा तो आप अप्लाई करेंगे PMDC में, और वो आपको एंटर कर देंगे इसके अंदर ना, ठीक है। तो ये काम आप जरूर करवा लें। उसके बाद अगर मुख्तलिफ पाथवेज के लिए क्या कुछ करना है, वो मैं जल्दी जल्दी से बताने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी ने सऊदी अरब के लिए परस्यू करना है तो उनको डाटा फ्लो करवाना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो डाटा फ्लो के लिए FCPS, ठीक है, MBBS, ठीक है, PMDC, जिसके अंदर FCPS एंटर हुआ हुआ, ठीक है, और आपका करंट एक्सपीरियंस, ठीक है। ये चार चीजों का आपका होगा डाटा फ्लो। ये चार चीजों का आपका डाटा फ्लो हुआ। डाटा फ्लो के बाद आप मुमारिस, मुमारिस प्लस एक उनका सऊदी कमीशन का है, वहां पर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स, अपना FCPS, अपना MBBS, सारी डिग्रियां, पासपोर्ट, तस्वीर, ये वो अगड़म बगड़म आप सब एंटर करेंगे। वो आजकल उनका बहुत फास्ट हो गया है,
फ्रेश एफसीपीएस को वो सीनियर रजिस्ट्रार का एलिजिबिलिटी नंबर दे देंगे और आपको कहेंगे कि भाई प्रोमेट्रिक की वेबसाइट पे जाएं और जाके प्रोमेट्रिक में एग्जाम दें, ठीक है। वो आप एग्जाम की डेट लेंगे, वो उसके सेंटर्स हैं, लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, कराची में भी है, आप वो एग्जाम देंगे और आपको सीनियर रजिस्ट्रार की क्लासिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। दिस इज क्लासिफिकेशन। उसके बाद अब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि देर इज नो जॉब। मैं जब आया था तो उस वक्त ये सिचुएशन थी कि अगर 9 लोग अप्लाई करेंगे ना जॉब के लिए तो 10 लोगों को जॉब मिलेगी, ठीक है। जो 9 लोग अप्लाई करेंगे तो उनको 10 लोगों को जॉब मिलेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब शायद अगर कोई 100 लोग अप्लाई करेंगे तो 4 5 6 लोगों को जॉब मिलेगी। और फिर वही वाली बात है कि आगे कोई कैरियर में परस्यूएंस नहीं होगी। तो आई एम अफ्रेड जो लोग सऊदी अरब आने की कोशिश कर रहे हैं वो करें कोशिश, ठीक है वो, लेकिन उनको दूसरी पाथवे को भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। एक चीज, जो पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं इमीडिएटली उनको क्या करना चाहिए, इमीडिएटली उनको सेकंड फेलोशिप शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। और जल्दबाजी पैसे कमाने के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप उस वक्त अपनी वर्थ को बढ़ा लेंगे तो शायद आपके ये जितने पैसे उस वक्त ज्यादा कमा रहे हैं ना उससे ज्यादा कमा लेंगे आप। तो सेकंड फेलोशिप प्लस एक और बात, किसी अच्छे हॉस्पिटल में काम करें, कोई अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बजाय इसके ये कि कोई बंदा जाके चूड़खाने में काम कर रहा है, कोई फारूकाबाद में काम कर रहा है, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और सिर्फ इसलिए जी हमें WMO की सीट मिल गई थी सर, तो वो हम WMO की सीट तो नहीं छोड़ सकते थे, गवर्नमेंट की नौकरी है। कम ऑन, अगर आपने ये काम करना है, मैं वही कह रहा हूँ, वो एक बिल्कुल एक फटीचर सोच है ये। अगर आपने ये करना है, 100 बिस्मिल्लाह। मैं अल्लाह माफी दे, मैं कोई हकारत से नहीं कह रहा। फिर रह जाएं, जाएं जाके आप पेरिफेरी में काम, अगर जिसका कोई ऐसा प्लान है कि उसने जाके पेरिफेरी में काम करना है, 100 बिस्मिल्लाह, हो जाएगा। अल्लाह रिस्क देने वाला है, अल्लाह राजिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह कर देगा कुछ ना कुछ। लेकिन अगर कोई कैरियर में आगे बढ़ना चाहता है, अगर उसने अपने आप को फॉरवर्ड लुकिंग करना है, तो ये कहानी डिफरेंट है। उनको ऐसे फजूल इंस्टीट्यूट में काम नहीं करना चाहिए, इट्स ए क्राइम। ये लव्स क्राइम बोल रहा हूँ। या तो वो सेकंड फेलोशिप शुरू करें या वो किसी अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में काम करें। पाकिस्तान में नंबर 1 इंस्टीट्यूट इज AKU, आगा खान। शायद शौकत खानम बहुत अच्छा है, शायद शिफा इंटरनेशनल बहुत अच्छा है। इसी तरह आपको आइसोलेटेड मुख्तलिफ 4 5 मिलेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान में अगर कहीं ट्रेनिंग है तो वो सिर्फ आगा खान में है, बाकी सारी फारिग है। शौकत खानम भी बेहतर है, शौकत खानम में भी फिर भी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता बेटा, यहीं पर होगा शायद। एनीवेज, तो ये एक है, क्योंकि एक ऑप्शन है सेकंड फेलोशिप फौरन शुरू कर दें। अगर और आपको कोई देखें, अगर आप सेकंड फेलोशिप शुरू कर देंगे तो कोई आपको अगर कोई बेहतर ऑप्शन मिली तो आपको कोई डंडा तो नहीं मारेगा ना कि तब नहीं जा सकते, छोड़ दीजिएगा, कोई मसला नहीं। लेकिन जब तक कुछ नहीं होता, जैसे जिनका अभी इम्तहान पास हुआ है वो फौरन सेकंड फेलोशिप कर ले, शुरू कर दें। और अगर वो इस टाइम पर ये बैठ के सोचेंगे कि सर दूसरा शहर है, हमारे खर्चे नहीं पूरे हो रहे, तो देखें, बात याद रखें, अपने आप को 10 साल के बाद आप कहाँ देख रहे हैं वो देखें। जिंदगी का तो आपको अगले लम्हे का नहीं पता। लेकिन आप लोगों को फॉरवर्ड थिंकिंग करनी चाहिए या नहीं, सोच लें, खुद सोच लें। याद रखें बात, जो कई चीजें होती हैं जो हमारी सेल्फ क्रिएटेड होती हैं। मैं खुद आपको अपना बता रहा हूँ कि मैं 4 साल FCPS की ट्रेनिंग के दरमियान में खाली प्राइवेट प्रैक्टिस करता, कभी किसी किसी बंदे ने कान पकड़ के ये कही नहीं कि इम्तहान पास करो पहले। वो जो 2 साल 2.5 साल FCPS के डिले हुए, उसमें जो मेरा नुकसान हुआ, वो मेरे उस ट्रेनिंग के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं था ना। तो क्या हासिल हुआ मुझे, अल्टीमेटली मुझे क्या हासिल हुआ, ठीक है। तो आप लोगों को भी मैं ये कहूंगा कि अगर हड्डी पे कबड्डी नहीं होती, अगर आप लोगों ने कहीं बाहर भी जाना है तो उसके लिए भी अपनी वर्थ को बढ़ाना पड़ेगा। और वर्थ, अगर आपने सऊदी कमीशन के लिए अप्लाई कर दिया तो क्या आप सेकंड फेलोशिप नहीं कर सकते? अगर आप USMLE की तैयारी कर रहे हैं तो आप सेकंड फेलोशिप नहीं कर सकते? अगर आप UK के लिए ट्राई कर रहे हैं तो क्या आप सेकंड फेलोशिप नहीं कर सकते? तो प्लीज खुदा के वास्ते, पाकिस्तान में अगर रहना है तो फौरन सेकंड फेलोशिप शुरू कर दें। जो जिस बंदे ने मुख्तलिफ एग्जाम्स दिए हुए हैं, अगर उसने MCPS किया है तो याद रखें FCPS के अलावा कोई रेस्क्यू नहीं है। MS को कोई नहीं जानता दुनिया में, लेकिन कर रहे हैं लोग। वो एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, वो एक फिर वही जुल्म आ जाता है, जो लोग करवा रहे हैं उनका कसूर नहीं है। आपका कसूर सिर्फ ये है कि आप लोगों ने मैरिज ऑफ कन्वीनियंस की है, ठीक है ना। ये क्या नाम है उसका, ये आप लोगों ने जो है वो एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस की है और आप लोगों को नहीं सोचा कि क्या करना चाहिए। यानी आई हैव डिपेंडेंट सऊदी इकामा, माई हस्बैंड वर्क्स देयर। देखें, आपके लिए शायद कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, शायद आपको जॉब मिल जाए,
क्योंकि आप वहाँ पे मौजूद हैं, तो आप वहाँ जाके जॉब सर्च कर सकती हैं। लेकिन फिर वही मैंने आपको बताया है कि जॉब बहुत मुश्किल से मिलेगी, पेरिफेरी में ज़्यादा मिलने के शायद चांसेस हैं। मेजर सिटीज़ में तो जॉब्स अब बहुत मुश्किल से मिल रही हैं। इवन मैं एनेस्थीसिया के लोगों को जान रहा हूँ, उनको जॉब नहीं मिल रही। तो बाकी स्पेशलिटीज़ तो मैंने आपको बताया कि अगर एक हॉस्पिटल में 10 एनेस्थेटिस्ट को राउंड द क्लॉक चाहिए, तो उनको 4 पीडियाट्रिक सर्जन से उनका काम चल जाएगा। उनको नहीं ज़रूरत है, वो सारे उनके अपने बैठे हुए। ठीक है ना? तो ये एक आई एम अफ्रेड कि ये एक मसला है। ठीक है ना? इफ समवन हैव गवर्नमेंट जॉब एंड एचओडीज आर नॉट अलाउइंग टू लीव टू टू बी, तो एग्जाम भी स्टक हो जाता है। यस, बिल्कुल। देखें आप क्यों कर रही हैं, मैं बता रहा हूँ कि आप अपनी जिंदगी को प्लान करें। और मैं ये आपको देखें एक तजुर्बे की बात बता रहा हूँ। आप जो बच्चे वाले भी हैं ना, उनको भी याद रखें बात। अभी जी पैम्पर का खर्चा है जी, दूध का खर्चा है जी, बच्चे को स्कूल में दाखिल कराना है, याद रखें ये खर्चे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं है, लेकिन याद रखें 19 साल की उम्र में जब आपका बच्चा पहुंचेगा ना, तब आपकी तबीयत साफ होगी, तब आपको सही मानों में खर्चा आएगा जब आपका प्रोफेशनल कॉलेज में जाएगा। उससे पहले पहले आपने जो बचाना है अपना बचा लें, अपने आप को जो वर्थ बनानी है वो बना लें। ठीक है? जब आपका बच्चा प्रोफेशनल कॉलेज में पहुंचेगा, तब आपको आपको मेरी बात याद आएगी कि उस वक्त सही मानों में खर्चे की जरूरत होगी। तो अगर आपने उससे पहले आप जल्दबाजी में काम करते रहे, तो क्या आपको फायदा होगा, मुझे बताएं। ठीक है? शरदा जेसवानी, अगर आप एनेस्थीसिया में हैं, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मेरे से रब्ता करें, और मैं आपकी हेल्प करने को 100% तैयार ही होता हूँ। वाह, हाउ कैन वन डू अरब बोर्ड ट्रेनिंग? आप अरब हैं? आप अरब हैं? मुझे बताएं, ये अली, आप अरब हैं? थैंक यू वेरी मच। तो आपको किस अल्लाह के बंदे ने मशवरा दिया है अरब बोर्ड करने का? नो, नो, नो ट्रेनिंग, नो ट्रेनिंग माय डियर। कोई ट्रेनिंग नहीं है। आज से 20 साल 25 साल पहले जब इन लोगों का अपना ट्रेनिंग सिस्टम नहीं था, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग की है। अब नॉन सऊदीज, नॉन अरब्स को कोई ट्रेनिंग नहीं है। ये बिग नो। और इवन यहाँ पर मैं मजीद आप लोगों को, क्योंकि डिस्कशन हो रही है, ट्रेनिंग की बात हुई है, तो मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पर सीपीएसपी वालों का एक ढकोसला यहाँ पे मौजूद है कि जी ट्रेनिंग हो रही है सीपीएसपी की। यहाँ पर कोई ट्रेनिंग नहीं है। याद रखें बात। ये जो अभी लोग कर रहे हैं ट्रेनिंग, ये इट्स ऑल इलीगल। मैं बहुत मोहतात तरीके से ये मैं बात कर रहा हूँ। हुआ ये था, इसके पीछे कहानी क्या थी, मैं आपको कहानी बताऊंगा, और आप लोगों को हैरानी होगी कि हमारे मुल्क में कितना कितना झूठ बोला जाता है, हमारे मुल्क में कितनी ज्यादती की जाती है। ठीक है? और हम लोगों का, माजरत के साथ मैं सॉरी गलत लफ्ज यूज कर रहा हूँ, हम लोग जना बिल रजा की तरह राजी हैं। ये हम लोगों को पता भी है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, और हम लोगों को कोई होश नहीं है। ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ, किंग फहाद मेडिकल सिटी में आज से तकरीबन 18 साल पहले, टू बी एग्जैक्टली 19 साल पहले, 2006 या 2007 में, उस वक्त इनकी सऊदी ट्रेनिंग अभी शुरू हुई थी। तो क्या किया इन्होंने, पायलट प्रोग्राम के तौर पे इन्होंने कहा, देखा कि किस तरह ट्रेनिंग होती है। ये लोग पाकिस्तान आए, इन्होंने सीपीएसपी के थ्रू इंटरव्यूज कंडक्ट किए, इन्होंने लोगों को हायर किया और सऊदी अरब ले आए। और इत्तेफाक से मुझे क्यों पता है, वो मेरे बैच था, मेरे क्लास फेलोज ने, उनमें से 2-3 लोग थे जिन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग की। ठीक है? 2-3 लोगों ने यहाँ पर ट्रेनिंग की। वो एक ही बैच आया था, ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड बाय सऊदी गवर्नमेंट, रिकग्नाइज्ड बाय सऊदी कमीशन। अब हुआ ये कि पाकिस्तानी तो चोर दरवाजे और बेईमानी ना करें, ये कैसे हो सकता है? ठीक है ना? इन्होंने क्या किया, इनको लग गया मुंह को खून। इन्होंने बगैर सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज को लूप में लिए बगैर, इन्होंने जितने भी ट्रेनिंग हॉस्पिटल थे, जहां जहां से जिस जिस बंदे ने पेपर भेजा, उसके इन्होंने पेपर एक्सेप्ट करने शुरू कर दिए। ठीक है? कोई बंदा, इवन ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने सऊदीज को, सूडानीज को, सीरियंस को, इजिप्शियंस को उन्होंने सुपरवाइजर बनाया, और हमारे सीपीएसपी वालों ने लंगर खोल दिया, बगैर इस चीज को सोचे हुए कि ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पे बाकायदा एमओयू के जरिए काम होता है। तो जितने भी लोगों ने सऊदी अरब में ट्रेनिंग की है भाई, वो ऑफिशियली हराम ट्रेनिंग है, ऑफिशियली नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। मैं फिर रिपीट बोल रहा हूँ, गलत है। अभी भी आज भी सीपीएसपी के वेबसाइट पे लिखा हुआ है, लेकिन अल्लाह उनको हिदायत दे कि उन्होंने ज्यादती की हुई है। और अब अच्छा हुआ क्या, 8 से 10 साल गुजरे, जिन लोगों ने यहाँ ट्रेनिंग की उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हुई। ठीक है? अब क्या हुआ, उन्होंने कहा हाँ जी, हम तो आपके, आफ्टर ऑल हम दामाद हैं। तो अब उन्होंने कहा कि हमें प्रमोट करो। जब प्रमोशन के लिए उन्होंने पेपर भेजे, तो यहाँ पर वर्क प्लेस लिखा हुआ है सऊदी अरब। उन्होंने कहा भाई किधर से?
ये किधर से आपने ये ट्रेनिंग की है, किससे पूछ के की है, कहाँ से? अब इन्होंने कहा कि नहीं जी देखें ये तो काम कर रहे हैं और ये है और वो है और फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने उनको देखे ना, फिर मैं वो रिपीट कर रहा हूँ, हमारे तो मुल्क में कुछ भी हो जाता है, हमारे मुल्क में तो कुछ भी हो सकता है। हमारे मुल्क में तो कहें कि नहीं जी बच्चा बाद में पैदा हुआ है, बच्चा पहले पैदा हुआ है, बाप बाद में पैदा हुआ है। हमारे मुल्क में तो ये भी हो सकता है, ठीक है। इन्होंने इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि देखें जी ये हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा आप लोगों की इस तरह ट्रेनिंग होती है कि कोई भी बंदा यहाँ पे, इसको कहा जाता है जो ये एमओ की जॉब होती है ना, अव्वल तो यहाँ पे अब है नहीं। जो रजिस्ट्रार काम रेजिडेंट्स काम कर रहे होते हैं, या इनके सिनेरियो में ज्यादातर वो लोग थे जिन्होंने एमसीपीएस किया हुआ था, ठीक है ना। तो एमसीपीएस की बेस पे वो रजिस्ट्रार थे, स्पेशलिस्ट थे, वो काम कर रहे थे ऑलरेडी। या सिंपल एमबीबीएस भी जो लोग आए हुए थे आज से 20 साल पहले, जब रेजिडेंट्स के तौर पे लोग आते थे, ठीक है, वो लोग यहाँ पे ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेते थे। उन्होंने कहा कि अच्छा जिस तरह आप लोगों ने यहाँ पे इस तरह ट्रेनिंग होती है आपकी, हमारे यहाँ पे तो झूठ बेईमानी पे सारा काम चल रहा है। NICVD, ठीक है, PIC, उसके मैं बेहतर हाशा नाम चिल्ड्रन हॉस्पिटल, वहां पर जनाब FCPS एनेस्थीसिया की ट्रेनिंग हो रही है। ये तो पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है ना, यहाँ पे तो आप जो मर्जी झूठ बेईमानी कर लें, कोई पूछने वाला नहीं है। FCPS एनेस्थीसिया की ट्रेनिंग NICVD में कैसे हो सकती है? भाई सब स्पेशलिटीज हैं, कार्डिक तो 2 महीने के लिए होता है, पीडियाट्रिक 2 महीने के लिए होता है। तो ये जुल्म किया इन्होंने, उसका नतीजा ये हुआ कि अब रिसेंटली जब इन्होंने आके, इनका डेलीगेट्स आते हैं, हिज मैजेस्टी, ठीक है ना, वो भी फील्ड मार्शल्स की तरह आते हैं यहाँ पे आके पाकिस्तानी डॉक्टर बेचारे उनको रेड कारपेट्स देते हैं, उनको लिए खाने अरेंज करते हैं। ये हमारे CPSP के फंड्स पे ये लोग आते हैं यहाँ पर सिर्फ, और कुछ भी नहीं करते ये, इनको कोई सऊदी कमीशन के अंदर एंटर नहीं होने देता। अब माजरत के साथ, माजरत के साथ मैं बहुत तकलीफ और बहुत दुख के साथ ये बात कह रहा हूँ, मैं CPSP की ही डिग्री पे यहाँ पे कंसल्टेंट हूँ, लेकिन ये रियलिटी है, ये फैक्ट्स हैं, ये बहुत बिटर फैक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने जब इनको पता लगा, पता क्या कहते हैं, अब कोई रिसेंटली कोई ट्रेनिंग के लिए भेजा है तो कहते हैं अच्छा ऐसा करें, सऊदी कमीशन से ना अप्रूवल का पेपर ले आए। उन लोगों ने इनको डंडा दे दिया, उन लोगों ने इनको भगा दिया कि आप हमारे मुल्क में ट्रेनिंग नहीं कर सकते, आप हमारे मुल्क में इलीगल काम कर रहे हैं, ठीक है। और अब ये बजाय इसके ये कि सच बोल दें यार, हटा दें वेबसाइट से, सारे सुपरवाइजर्स को कह दें कि यहाँ पे अब कोई भी बंदा FCPS की ट्रेनिंग नहीं कर सकता, ये नहीं कर रहे। उनको मुनाफकत की इंतहा देखें, उनको कह रहे हैं कि CPSP से, वो सऊदी कमीशन से ना अप्रूवल का पेपर ले आए। लिटरली मुझे शर्म आती है, मैं ये बात तकलीफ और दुख के साथ, आई विश, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, मैं 3 दफा कह रहा हूँ, मैं पब्लिक फोरम पे माफी मांगूंगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रियलिटी है। जितने लोगों ने भी यहाँ पे ट्रेनिंग किया है वो प्रमोट नहीं हो सकते। जो रजिस्ट्रार हैं वो रजिस्ट्रार ही रहते हैं, पता नहीं कितने लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी प्रमोशन नहीं हो सकी, ठीक है। तो ये सऊदी अरब के अंदर ना तो अरब बोर्ड की ट्रेनिंग है, ना यहाँ पर सऊदी बोर्ड की ट्रेनिंग है, ना यहाँ पर कोई और ट्रेनिंग है। तो खुदा के वास्ते, जो बंदा ट्रेनिंग करना चाहता है या जो बंदा अपने कैरियर में आगे बढ़ना चाहता है, उसको यहाँ पर आने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। बल्कि ये एक रियलिटी है, ये एक तकलीफ दह रियलिटी है, ठीक है ना, कि हम अपने मुल्क में जॉब मिल नहीं रही, तो आप क्या समझ रही हैं हमारे रिश्तेदार हैं। मुझे तो 14 साल में, मैं जब सऊदी अरब आया था ना, तो ऑन अ लाइटर नोट में 2 बातें सोच के आया था कि कोई अरब शहजादा मुझे ना सोने का हार पकड़ाएगा, ठीक है, या कोई एक बहुत ही खूबसूरत सऊदी लड़की मेरे पे फिदा हो जाएगी कि मैंने जीशान तुमसे शादी करनी। तो ना तो मुझे कोई ऐसी लड़की मिली है, ना मुझे कोई ऐसा दरिया दिल यहाँ पे मुझे सऊदी मिला है कि जो मेरा कोई काम कर दे। मुझे तो ये तो, हमें अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ के थर्ड क्लास सिटीजन हैं, हम खारजी हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हमें किसी भी, वो हम काम कर रहे हैं और वो हमें बहुत हमें जो है ना, वो कोई भी हमसे मरूब नहीं है। उनका काम है सिर्फ यहाँ पे हमसे काम करवाना, और जिस दिन उनको हमारी जरूरत नहीं होगी वो हमें ठुड्डे मार के बाहर भेज देंगे, ठीक है। तो इसलिए खुदा के वास्ते अपने कैरियर के साथ ज्यादती ना कीजिए, बी फोकस्ड, क्या करना है आपने। और इवन जो FCPS करने के बाद देखें 5 साल का टाइम है, चले हम इमेजिन करते हैं कि 5 साल के बाद आप कंसल्टेंट बन जाएंगे फॉर एग्जाम्पल, वो भी आपको वो 5 साल किसी अच्छी जगह पे काम करना चाहिए, जहाँ पे आपको पासपोर्ट मिल जाए, जहाँ पे आपको CCT मिल जाए या सीजर मिल जाए फॉर एग्जाम्पल। तो शायद आपको यहाँ पर कंसल्टेंट बनने की जॉब मिल जाए डायरेक्टली। अगर आप रजिस्ट्रार के तौर पे आएंगे तो वही 20,000 तनख्वाह है, 20,000 रियाल, विच इज इक्विवेलेंट टू अराउंड 4 to 5,000 पाउंड्स, ठीक है ना। तो आपको यही तनख्वाह आपको UK आयरलैंड में मिलेगी। तो अगर आपको जॉब चाहिए, कोशिश करनी ही चाहिए, तो सारी अपनी इन्वेस्टमेंट, सारी अपनी मेहनत UK आयरलैंड के लिए करें। अच्छा, अब आ गया क्वेश्चन के जो है ना USMLE, तो USMLE के बारे में तो मैं आपको बता देता हूँ। तो सऊदी कमीशन वाले अप्रूव नहीं देते, नहीं देते अप्रूवल। सऊदी कमीशन वाले क्यों अप्रूवल देंगे भाई? मैंने आपको बताया ना, वो हमारे, हम उनके रिश्तेदार हैं,
वो मेरे मामा जी हैं, आपके मामा जी हैं, क्यों करेंगे? आपका क्या ख्याल है, ये जो जुमले हमारे पॉलिटिशियंस बोलते हैं, क्या उनका इफेक्ट नहीं होता? कोई दिन ऐसा नहीं होता, कोई हफ्ता नहीं गुजरता, कोई 20 दिन नहीं गुजरते कि मुझे यहाँ पे पाकिस्तानी भीख मांगता हुआ नजर आए। क्या बात कर रहे हैं भाई, बेगर्स आर नॉट द चूजर्स। और ये तो एक दैट्स अ रियलिटी ना, वो अपने नेशनल्स को वो सपोर्ट करेंगे या वो दूसरों को सपोर्ट करेंगे। और एक और याद रखें, मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ, खुदा के वास्ते ये मैसेज लोगों तक स्प्रेड करें कि अपने कैरियर के साथ ज्यादती ना करें। यहाँ पर लैंग्वेज का बैरियर है, ठीक है ना? तो जो लोग बिल्कुल जूनियर्स हैं, वो यहाँ पे सऊदी कमीशन के एग्जाम देके बेवकूफ़ों की तरह यहाँ आने की कोशिश करते हैं। वो 7-8 हज़ार मैक्सिमम उनको तनख्वाह मिलती है, और वो ये समझते हैं कि हम यहाँ से ना दुनिया फतह करके ना वो मल्टीप्लाई करते हैं, उनके ना मुंह से राल टपक के बाहर आने लगती है। ओहो हो, 6 लाख रुपए! यार ये तो 6 लाख रुपए हैं। जब यहाँ पे आते हैं तो उनको पता लगता है कि उसमें से कितने पैसे बचते हैं। और वो ये सोच के आते हैं कि जी हम यहाँ से ना दुनिया फतह करेंगे और यहाँ से किंग बन के यहाँ से जाएंगे। किंग बनने से पहले तो हमने जाना नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, इंतहाई टैलेंटेड लड़का मेरे साथ आया था सऊदी अरब। वो 14 साल गुजर गए हैं, 2011 और 2025 आ गया है। वो वहीं पर काम कर रहा है जिस जगह पे था। फर्क सिर्फ ये था कि क्योंकि मैंने एफसीपीएस की ट्रेनिंग की हुई थी, वो सिंपल एमबीबीएस था, 4-5 साल का एक्सपीरियंस था, बहुत टैलेंटेड, और उसने कुछ भी नहीं किया। और मुझे देख के उसको दुख होता है, इंतहाई इंटेलिजेंट था वो लड़का। वो यमन के बॉर्डर पे बैठा हुआ है वो अभी भी। तो यहाँ पर जो जूनियर्स हैं उनको हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ, ना अपने कैरियर के साथ ज्यादती करें, ठीक है? अगर आपने कुछ करना भी है, पैसों, देखें पैसा किसको जरूरत नहीं होती, लेकिन आज याद रखें जिंदगी को प्लान करें। आज आपको जितने पैसों की जरूरत है, 20 साल जो मैंने यहाँ पे बोला है ना, जब आपका बेटा या बेटी इंशाल्लाह प्रोफेशनल कॉलेज में जाएगा ना, उस दिन आपको मेरी बात याद आएगी। उस वक्त आपको समझ आएगा कि आपको पैसों की किस वक्त जरूरत है, ठीक है? एक बात। और दूसरी बात जो मैंने अपनी स्पेशलिटी बेस बताई है कि यहाँ पे आप कितने दिन तक जूते सीधे करेंगे कंसल्टेंट्स की। तो ऐसी जगह जहां पर आप कंसल्टेंट नहीं बन सकते, आपको वहां पर काम नहीं करना चाहिए। ये यूएई के अंदर भी यही प्रॉब्लम है। इंतहाई टैलेंटेड बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं कहता हूँ वो लाखों कंसल्टेंट से वो बेहतर हैं ताहिर अकबर साहब, ठीक है? मैं उनका मैं रेफर करूंगा। वो इंतहाई वेल रिप्यूटेड थे। वो यूएई में उन्होंने इतने साल काम किया, उन्होंने कंसल्टेंट नहीं बन सकते थे वो, ठीक है? हालांकि मैं कहता हूँ वो पाकिस्तान के प्रोफेसरों के वो प्रोफेसर हैं, इतने वो टैलेंटेड और इतने वो स्किल्ड हैं, रीजनल एनेस्थीसिया पेन के वो एक्सपर्ट हैं, लेकिन वो कंसल्टेंट नहीं थे, ठीक है ना? तो वो उन्होंने आ गए, वो पाकिस्तान में सेटल हो गए, अल्लाह ने उनको बहुत इज्जत दी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन बताने का मकसद ये है कि मैं अगर आज इस हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, वहां पर अगर मैं कंसल्टेंट के तौर पे ना काम करता, तो मैं यहाँ पे कभी भी ना रुकता, मैं यहाँ से जा चुका होता। तो मैं सब जो मैं अपने लिए पसंद कर रहा हूँ वो मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है? तो अब मैं इंडिविजुअल क्वेश्चंस किसी के हैं तो प्लीज, देखिए मैं बहुत इमोशनल होकर बात कर रहा हूँ, और मेरा मकसद आप लोगों की भलाई है। मैं तो आप लोगों से, मुझे कुछ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ना ही मुझे कोई आप लोगों का यहाँ पे आना बुरा लगेगा, लेकिन मुझे तो ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ कि अपना टाइम ना जाया करें। हाँ, अगर किसी को डायरेक्ट किसी रेफरेंस से, या जिसने जिस तरह आपने मैसेज किया था यहाँ पर, उन्होंने जिनके हस्बैंड यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि देखें मेरी बहनों बेटियों के लिए है, याद रखें बात। ये मैं एक मिनट लूंगा मैं अपनी बहनों को, अपनी बेट को बताने के लिए। देखें, एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है? एक आपका अल्लाह है और एक मिजाजी अल्लाह है, यानी कि आपका शौहर। तो ये ए में ये दो आ गए। सबसे पहले आपके लिए ये लोग हैं, ठीक है? उसके बाद आपके बच्चे हैं, और उसके बाद आपका कैरियर है। तो प्लीज, अगर आपका हस्बैंड आपसे राजी नहीं है, आपके बच्चे अगर पल नहीं खाली रहे, है, दूसरी बोतल नहीं है, खाली है। तो आपके लिए कितने बहुत बड़ी, बोतल है? ये आपका फेलियर है, ठीक है ना? अगर आप ये छोड़ के अगर आपने कुछ और करने की कोशिश की, तो याद रखें, ना खुदा ही में ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। एंड दैट्स अ रियलिटी, अल्लाह ने ये फितरत दी और यही आपकी इज्जत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप काम नहीं कर सकती। अगर आपको सपोर्ट है तो आप जरूर करें, दुनिया दुनिया को के बेस्ट ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर करें, लेकिन प्रायोरिटीज को ना छोड़ें। दिस इज योर एबीसी, दिस इज एबीसी फॉर अ वुमेन, फॉर अ लेडी डॉक्टर, ठीक है ना? जो बाकी जाहिर बात है बंदों के लिए, उन्होंने चीजों को अरेंज करना है, चीजों को प्लान करना है। मुझे एक बंदा मिला, मुझे दुख, मैं पता है मैं दुख तकलीफ के साथ आपको बता रहा हूँ, मुझे एक बंदा मिला जिसने कराची के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट में उसने ऑर्थोपेडिक की ट्रेनिंग की थी। ऑर्थोपेडिक सर्जन एक बम होती है चीज। वो बंदा मदीना मुनव्वरा के पास एक छोटी सी जगह में, कोविड के दिनों में मैंने काम किया था खैबर में, वो बंदा इमरजेंसी में काम कर रहा था, क्योंकि उसने क्या जल्दबाजी की थी, एफसीपीएस की ट्रेनिंग मुकम्मल करके वो आ गया जी पैसे कमाने के लिए। उससे आईएम पास नहीं हुआ, उसका एफसीपीएस एक्सपायर हो गया, और वो वहां पर वो जो उसने ऑर्थोपेडिक की ट्रेनिंग की थी, वो
खूब खाते हो गई, और वो वहां पर बेचारे 10,000 तनख्वाह होगी उनकी, 12,000 तनख्वाह होगी बस। वो बेचारे वहां पर अपनी फैमिली के बगैर पिछले 10-12 साल से वो वहां पे रह रहे थे। ये मैं तकलीफ दे बातें आपको बता रहा हूँ। इस तरह पता नहीं कितने लोग हैं जिन्होंने अपने कैरियर के साथ ज्यादती की, ठीक है ना। हाँ, प्रायोरिटीज होती हैं। वेड लॉक इज समथिंग एल्स। वेड लॉक के लिए अगर आपको कुछ भी करना पड़े, वो एक अलग कहानी है। मैं मेरी एक कुलीग थी, शी वॉज ब्रिलियंट, शी वॉज गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ मेडिकल कॉलेज। उसके हस्बैंड ने कनाडा की इमिग्रेशन करवा ली, कनाडा में कोई जॉब नहीं है। उसने बड़ी कोशिश की, ये कोविड के दिनों में उसने जीएमसी भी करवाने की कोशिश की, और अगर मेरे ख्याल जीएमसी ही नहीं हो सकी उसकी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वो आउट ऑफ प्रैक्टिस थी, उसको जीएमसी नहीं मिली थी, ठीक है। उसको जीएमसी वालों ने रिफ्यूज कर दिया था, उसको जीएमसी नहीं मिली। वो उसने कोई पैरामेडिकल काम शुरू कर दिया। लेकिन मेरा ख्याल है कि शी इज सक्सेसफुल, मैं उसको फेलियर नहीं कहूंगा, क्योंकि उसके हस्बैंड का, उसका किबला वही है। उसको रहना ही वहीं पे अपने हस्बैंड के साथ। वो ये तो नहीं कहेगी बाय बाय थैंक यू वेरी मच, तुम टोरंटो में गोरीकू के साथ रहो, मैं जा रही हूँ यूके। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आप लोगों को सबसे पहले अपने हस्बैंड को देखना है, अपनी फैमिली को देखना है, वही आपकी इज्जत है, वही रिस्पेक्ट है। खुदा के वास्ते इस चीज को ना छोड़िएगा, ठीक है। अब आ गई बात, अब प्लीज कोई बंदा क्वेश्चन पूछना चाहता है तो मेरे से पूछे, ठीक है। कोई कोई भी बंदा कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आई एम वेलकम, यू आर वेलकम प्लीज। यूएसएमएलई के बारे में तो मैं आपको बता देता हूँ। ये यूएसएमएलई का देखें, सिलसिला ये है कि पहले तो वही मैंने आपको बताया कि जो यूएसएमएलई की एक एमसीपीएस के बारे में भी बताता हूँ मैं, ठीक है। पहले बल्कि एमसीपीएस के देखें, एमसीपीएस जो है ना, एक रेफरेंस में दूंगा, एक लेजेंड थे एनेस्थीसिया के, डॉक्टर साजिद उस्मान कौल, ठीक है। वो उस वक्त एफसीपीएस को प्रमोट करते थे, आज से 20 साल 25 साल पहले, आप समझ लें 2000s में, कि उस वक्त एनेस्थीसिया का कोई डीए भी नहीं मिलता था, और टेक्नीशियंस जो हैं वो एनेस्थीसिया देते थे। उन्होंने अपने आप को एफसीपीएस का तो सुपरवाइजर बनाया था, उन्होंने अपने आप को एमसीपीएस का सुपरवाइजर ही नहीं बनाया था, और वो लोगों को डिस्करेज करते थे। तो ये भी एक बहुत बहुत बड़ा जुल्म है कि यंग एज में कोई बंदा एमसीपीएस कर रहा है ना, तो जो करवा रहा है ना आपको, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। बल्कि जिसने यंग एज में, किसी सीनियर बाबे ने आपको सिलेक्ट किया, और उसने आपको एक दफा भी ये कहा भी नहीं कि बेटा एमसीपीएस ना करो, ये तुम्हारे कैरियर की खिड़की लगा देगा, ये तुम्हारी कैरियर की ऐसी तैसी फेर देगा, ना करो, जुल्म है ये, वो आपका दुश्मन था। तो उसके लिए आप दुआ जरूर करो कि अल्लाह उसको हिदायत दे, ठीक है ना। और मैंने एक बड़े प्रोफेसर के मुंह से ये बात सुनी थी, और मुझे शर्म आ रही थी ये बात जब जिन्होंने कही थी, कि देखें जिन्होंने पढ़ना होता है ना वो एफसीपीएस करते हैं, तो जिन्होंने ना डॉक्टर कम टेक्नीशियन बनना होता है ना वो एमसीपीएस करते हैं। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उनके साथ ज्यादती करूं, उनको उनको इस जुमले पे ना उनको मैं कोर्ट में घसीटूं कि ये बंदा ये बात कर रहा है, और ये बंदे ने पता नहीं 20 साल से कहते हैं मैं 20 साल से लोगों को ट्रेन कर रहा हूं। मैंने कहा ये 20 साल से लोगों के कैरियर की साथ ऐसी तैसी फेर रहे हैं, ठीक है। तो पहली तो बात यह कि एमसीपीएस यंग एज में नहीं करना चाहिए। अब अगर आपने कर लिया है या ट्रेनिंग शुरू कर दी है, अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपके पास वही एक ऑप्शन है, आपने एफसीपीएस करना है। आप एफसीपीएस के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने मुल्क से बाहर जाना है, यस वही वाली बात है, आप लैब कर लें, और आपके पास अगर 3-4 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको शायद जॉब मिल जाए, ठीक है। या आप लैब कर लें, या आप ये जो, अगर आजकल बहुत सारे लोग हैं जिनकी आयरिश मेडिकल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन की एग्जाम्शन है, देर इज अ चांस कि मिल जाए जॉब। लेकिन फिर वही वाली बात है कि 2 साल का बेबी एक्सपीरियंस में कुछ नहीं मिलता। 2 साल, ये तो 2 साल का ट्रेनिंग है सिर्फ। हालांकि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वो उसी घटिया सेटअप में वही घटिया ट्रेनिंग हो रही होती है सुपरवाइजर के, वही सुपरवाइजर जो कि खुदा बना हुआ ऑपरेशन एसी रूम में बैठा होता है, ना वो कभी थिएटर में आता है, ना वो कभी बेड साइड आपको आपको पढ़ाता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मैं उनके, जो इस सिस्टम में भी लोगों को पढ़ा रहे हैं ना, मैं उनकी जूतियां सीधी करता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं उनको उनके पाँव को हाथ लगा के मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी कम्युनिटी की हेल्प कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो एसी कमरों में बैठे रहते हैं, जो साल में एक दफा कोर्सेज करवा के खुश हो जाते हैं कि हमने बड़ा काम किया है, जिनका काम सिर्फ लड़कियों से ठरक झाड़ना और लड़कों को स्नब करना, और ऐसे भी लोग हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस में लोगों को अब्यूज करते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? उनके बारे में आपको क्या ख्याल है, जिनका काम ही यही होता है एफसीपीएस का एग्जाम के केक कटिंग सेरेमनियों की फेसबुक पे तस्वीरें लग रही हैं, ये उनका काम है? जैसे मैंने अभी बात कही थी कि जो सुपरवाइजर होता है वो आपका बाप होता है, वो आपकी माँ होती है, वो आपका बड़ा भाई होता है, जिसने ये जिम्मेदारी ली होती है कि मैं इसको ट्रेन करूंगा। जब उनसे बात करते हैं ना तो कहते हैं देखें जी हमने भी ऐसी ट्रेनिंग की थी, ये कोई बच्चे तो नहीं है, तो ये खुद ही इन्होंने सीखना है। भाई, आपका अपना बेटा, अपनी बेटी, आप उसको आज़ाद छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। क्या आपको उसकी खाने पीने की फिक्र होगी? क्या आपको उसकी फिक्र होगी कि उसने कहीं सही रास्ते पे है या नहीं? या आप उसको भी कह देंगे कि जाओ जो करना है करो? कोई होगा?
मुझे बताएं जरा अपने दिल पे हाथ रख के कि कोई माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ देते हैं कभी? तो ये कैसे सुपरवाइजर हैं, ये कैसे लोग हैं ये जो ये जुल्म करते हैं, जो साइन करके दे देते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो रिसर्च की है ना, वो दवाई हॉस्पिटल में नहीं आती, उन्होंने रिसर्च पे साइन करके दे दिए। अब बताएं, ये बहुत बिटर रियलिटी है। और हमने को ने अल्लाह को अपने अमाल का हिसाब देना है मेरे बहन भाइयों। हमने पेपर पे साइन करवाया है, सर मैंने 4 साल की ट्रेनिंग की है जी, स्ट्रक्चर ट्रेनिंग है जी। वो 2-2 महीने की रोटेशंस पे कोई पढ़ के देखा है कि उसमें लिखा क्या हुआ है? जो लॉग बुक फिल करते हैं, कोई अल्लाह को गवाह बनाए, ये हमने अल्लाह को हिसाब देना है इस चीज का। मैं भी शामिल हूँ। मैंने भी जो हमारे हॉस्पिटल में ट्रेनिंग नहीं थी वो मैंने नहीं की। मैं क्या कर सकता हूँ भाई? मेरा तो कोई कसूर नहीं है, आप लोगों का भी कसूर नहीं है। लेकिन सोचें, आप लोग मेहनत करें अपने तौर पे, वो चीज़ों को रोटेशंस को पूरी करने की कोशिश करें। ऐसे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ना करें जहां पर वो ट्रेनिंग के रिक्विजिट्स पूरे नहीं हो रहे, सिर्फ इस वजह कि आपको जबरदस्ती भेजे। आप ना करें उस जगह पे ट्रेनिंग। आप प्राइवेट सेटअप में ट्रेनिंग कर लें, थोड़ा नुकसान करवा लें अपना, कोई मसला नहीं। अल्टीमेटली आपको शर्मिंदगी तो नहीं होगी ना। जो बंदे एफसीपीएस की ट्रेनिंग कर रहे हैं ना चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, मैं उनसे कहता हूँ कि खुदा के वास्ते दुनिया में कहीं जाना ना, किसी को ये ना बताना कि हम लोगों ने एफसीपीएस एनेस्थीसिया की ट्रेनिंग चिल्ड्रन हॉस्पिटल में की है। चाहे आप जितने मर्जी एक्विप्ड हैं, हराम है, वलदुल जना इज वलदुल जना। वो बच्चा तो उस बेचारे का तो कोई कसूर नहीं होता, लेकिन वो फिनोमेना उसने हलाल तरीके को फॉलो नहीं किया होता तो वो हलाल बच्चा नहीं होता। दैट्स अ रियलिटी। जो बंदे ने एफसीपीएस एनेस्थीसिया की ट्रेनिंग की है किडनी हॉस्पिटल में, यार कम ऑन, वो कितनी रोटेशंस करते होंगे? बताएं आप मुझे, कितने लोग रोटेशन, फिर तो वो रोटेशन पे रहे, फिर वहां पे आ क्यों रहे हैं? तो ये एक प्रॉब्लम है। तो एमसीपीएस की कमिंग बैक, तो आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है? आप लैब कर सकते हैं। जो लोग एनेस्थीसिया के रेफरेंस से हैं वो एमसीआई करके आयरलैंड की जाने की कोशिश कर सकते हैं, वो लैब करके यूके जाने की कोशिश कर सकते हैं। सऊदी अरब के अंदर अब अभी तक रजिस्ट्रार की पोजीशन मिलती है, लेकिन मेरे हॉस्पिटल के अंदर 3 लोग आए हैं अभी रिसेंटली एफसीपीएस, और उन्होंने एमसीपीएस का वो क्या, पंजाबी, क्योंकि मैं पंजाबी इंग्लिश उर्दू सब बोल रहा हूँ, उन्होंने मक्कू ठप दिया है। मक्कू ठप दिया है, मुझे एग्जैक्टली इसका पता नहीं, ये सराइकी का मेरे ख्याल लफ्ज है। मक्कू ठप दिया है उन्होंने एमसीपीएस वालों की के ऊपर मोहर लगा दी है, फिनिश। और मुझे बताया उस पोजीशन पे जहाँ पे एमसीपीएस आते थे वहां पे एफसीपीएस आ गया। अब किसको मिलेगा? ठीक है। अच्छा, डीए। डीए, अब आप देखें, डीए को याद रखें, डीए इज नॉट एक्सपीरियंस्ड, इज डीए इज नॉट कंसिडर्ड एज अ डिग्री एट ऑल। ठीक है। डीए की कोई वैल्यू नहीं है। ये डीए वालों का भी एक जुल्म हो रहा है। जो आते हैं जनाब बड़े खुश कि जी हम प्राइमरी हेल्थ केयर से आ रहे हैं जी, और हमने डीए कर लिया है, और अब हम जाके वहां पे अपना मुल्क को, कौम का नाम रोशन करेंगे पेरीफ्री में। ठीक है। तो ये भी वही वाली बात है कि देखिए, आपका अपना कसूर है ना। आपने उस जॉब के पीछे अपने कैरियर की ऐसी तैसी फेर ली है, तो आपका क्या हो सकता है मुझे बताएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए मैं भी इसी सिस्टम की पैदावार हूँ, मैं कौन सा कोई सैन फ्रांसिस्को से मैं जमा हूँ। मैं भी यहीं पे धक्के खा के गया हूँ, मैं भी यहीं पर 1500-1500 रुपए के लिए सर्जन के जूते घिसता रहा हूँ, मैं इसी सिस्टम में था। और मैं आप लोगों से जो गुफ्तगू कर रहा हूँ वो मैं इस सिस्टम का रगड़ा हुआ हूँ। मैंने मुल्क से बाहर आके अपने लोगों को देखा है कि यार हम लोगों के इतने टैलेंटेड लोग हैं, हमें कोई गाइड नहीं करता, हमें कोई बताता नहीं है। और हाँ, कुछ शहर के लोग की दुश्मन सन, कुछ आप परंदा शौक भी सी। कुछ शहर के लोग भी दुश्मन से, और खुद आप मरने का शौक था। मैं तो गरीब, मैं तो मिस्कीन, सर मेरा क्या कसूर है? सर मैं क्या करूं? नहीं तो सर है ही नहीं। ठीक है ना? तो प्लीज वेक अप, प्लीज वेक अप। जी, एमसीआई का क्या पाथवे है? एमसीआई के बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। ठीक है ना? और अच्छा, एक और बात, अब आगे यूएसएमएलई की बात हो गई है ना, तो यूएसएमएलई के बारे में मैं आपको बता दूं। देखें, यूएसएमएलई इज नॉट अ डिग्री। ठीक है। ये जहन में रखें, यूएसएमएलई इज जस्ट अ ब्लडी लाइसेंसिंग एग्जाम। ठीक है। तो यूएसएमएलई का मतलब ये नहीं है कि कोई इसका कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज है। यूएसएमएलई इज नॉट अ डिग्री, यूएसएमएलई इज यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम। ठीक है। और यू वहाँ के जितने भी दुनिया के ग्रेजुएट्स हैं, उनको, वहाँ के भी जो लोकल्स हैं, उनको भी यूएसएमएलई करना पड़ता है। ठीक है, पहली बात हो गई। जब आप वहां पे हो गए, आपने स्टेप 1 किया, स्टेप 2 किया, ओईटी किया, और आपने स्टेप 3 किया। स्टेप 1 स्टेप 2 कहीं पे भी हो सकता है, ओईटी भी कहीं पे भी हो सकता है। स्टेप 3 के लिए आपको वहां जाना पड़ता है। ठीक है। आपका ताल्लुक एक्सपीरियंस से है कि आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है। अगर आपने यूएसएमएलई करना है तो इट इज बेटर कि आप किसी इंसानों वाले हॉस्पिटल में काम करें। ये अब गूगल आ गया है, वो डोनाल्ड ट्रम्प वहां बैठा हुआ देखेगा कि ये बंदा कहाँ पे काम कर रहा था। वो कहाँ जी, चूड़ खाने में काम कर रहे हैं जी, चीचू की मलिया में काम कर रहे हैं, और यूएसएमएलई करके अमेरिका जाना है। नहीं, आई एम सॉरी, ये नहीं हो सकता। आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। आपको अपने आप को ऐसी जगह पे करना पड़ेगा कि आप किसी को बताएं कि मैं किस हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, मैंने ये काम किया है, अब मैं आपके मुल्क में आके फेलोशिप करना चाहता हूँ। ये है फेलोशिप का पाथवे। ठीक है ना? फेलोशिप का पाथवे, इसके लिए आपको सिर्फ यूएसएमएलई पास करना है। हाँ, इट्स एन इन्वेस्टमेंट।
ये एक चांस है, लेकिन ये एक ऐसा है आफरीदी का छक्का आउट ऑफ पार्क। ये अगर लग गया, और अच्छा, अब इसको क्या, आप किस तरह इसको और कोरिलेट कर सकते हैं? आपने एमसीपीएस किया हुआ है, आप एफसीपीएस पार्ट वन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना? और एफसीपीएस की पार्ट वन की तैयारी लोग किस तरह करते हैं? थैटिक, सड़े हुए, बोसीदा, रॉटन एमसीक्यूज के पूल करते हैं, जिनका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है, और कहते हैं सर हमने अटेम्प्ट लिया है जी, 2 महीने में, 2 महीने के बाद ये अटेम्प्ट हो रही होती है। भाई ये 4 साल का कोर्स है, ये 4 साल में हम एमबीबीएस में पढ़ते हैं, जो आप 2 महीने में आप उसको मजाक समझ रहे हैं। कम अज कम एफसीपीएस की तैयारी 6 महीने से 12 महीने लगते हैं, कम अज कम। 6 महीने से कम एफसीपीएस पार्ट वन की तैयारी नहीं हो सकती, खास तौर पे जब हम माँ जी की गोद में नहीं है। जो जो बंदा अम्मा जी की गोद में होता है ना, वो अम्मा डंडा पकड़ के बाहर खड़ी हुई है कि मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है, मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, खबरदार जो किसी ने मेरे बेटे या बेटी को तंग किया। वो एक अलग कहानी है। अब तो आपके टी टू टा पा सब कुछ हो रहा होगा ना, आपकी बीवी भी आपका सर खा रही होगी, आपके बच्चे भी आपके के टांगों से लिपट रहे होंगे, तो आपको, आपने जॉब भी करनी होगी, आपने सोशल लाइफ को भी करना होगा, तो आप कैसे कर सकते हैं? तो जो जल्दबाजी में 2-2 महीने में अटेम्प्ट दे रहे होते हैं, तो वो, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, उनका कोई फायदा नहीं है। और अगर वो प्रॉपर इंसानों की तरह तैयारी करें, इसके लिए मैं क्या जुमला बोलूंगा? आई हैव नेवर सीन अ रैबिट गोइंग टू an eye specialist. I have never seen a rabbit going to an eye specialist. I have never seen a person preparing for USMLE Step 1 failing in FCPS Part 1. I have never seen a person preparing for USMLE Step 1 फेलिंग इन एफसीपीएस पार्ट वन। आप भूल जाएं एक लम्हे के लिए आप एफसीपीएस पार्ट वन की तैयारी कर रहे हैं, आप यूएसएमएलई स्टेप वन की अच्छी तरीके से तैयारी करें। जिस दिन आपकी यूएसएमएलई स्टेप वन की तैयारी हो गई, आप एफसीपीएस पार्ट वन में क्लियर हो जाएं, 90 मोर देन 95% चांसेस हैं आप फेल नहीं होंगे। क्या करें साथ? आप वो जो पुराने पूल्स हैं, उनको अब आप विद अ विजन देख लें कि भाई उसमें सवाल क्या पूछा गया है। आप रानी के पीछे ना जाएं कि उसका आंसर क्या है, आप ये देखें कि उसके अंदर नॉलेज क्या पूछी हुई उन्होंने, उसमें उन्होंने क्या पॉइंट पूछा हुआ है। ये काम करें। आपका अगर एफसीपीएस पार्ट वन फेल हो जाए, मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उस तरह करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि मजाक नहीं है, इट्स नॉट अ जोक। मैंने एफसीपीएस पार्ट वन जब किया था, आज से कितने साल पहले, उस जमाने में इतना मुश्किल नहीं था, अब तो बहुत कंपटीशन हो गया। मैं ये कभी भी ये नहीं कहूंगा कि जी हमारे जमाने में तो उल्टा लटकना पड़ता था, नहीं, उस जमाने में भी मुश्किल था, लेकिन शायद इतना कंपटीशन नहीं था जितना आज उतना कंपटीशन है। तो उस जमाने में तो शायद इक्का दुक्का लोग एनेस्थीसिया करते थे, बहुत थोड़े लोग होते थे, वो उस वक्त ग्रेजुअली शुरू हुआ था। लेकिन अब तो बहुत मुश्किल हो गया है। बाकी स्पेशलिटीज में भी ऐसा ही है, मेडिसिन सर्जरी तो बेतहाशा लोड है। तो आपका क्या ख्याल है कि चीजें मुश्किल हो जाएंगी या आसान हो जाएंगी? और एक और हमारा रोना क्या होता है, सर मैं ना 74% पे फेल हो गया हूँ। भाई नंबर मेडिसिन, यार कम ऑन, लड़कियों को छोड़ दो, लड़कियां तो शायद नंबर देखती हूँ, एक बेचारा सीधा साधा हमारा गबरू जवान पाकिस्तानी, वो नंबर देखता है, पास हो गए बहुत है। तो कम ऑन, प्लीज कम आउट ऑफ दिस पिटी। फेल है या पास है? पास लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, चाहे 5% पे फेल है, चाहे 74.33% पे फेल है, फेल इज फेल। तो ये आप किस क्यों अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहे हैं कि जी हम तो जी 0.55% से फेल हुए हैं? मैं एक दफा ये ईडीए अभी आपने दिया है ना सारा, मेरा पहली दफा 1.33% से फेल हुआ था। मैंने ट्रेनिंग के दरमियान में दिया था, वे बैक इन 2010। ये ईडीए फर्स्ट ईडीए हुआ था 2010 में फॉर नॉन यूरोपियंस। आई अपीयर्ड इन दैट टाइम। फिर मैंने बाद में अल्टीमेटली 2015 में पास किया था, दोबारा एफसीपीएस के बाद दिया था। तो बताने का मकसद ये है कि कम आउट ऑफ दिस सेल्फ पिटी। पास है या फेल है, कोई तीसरा रिजल्ट नहीं होता मेडिकल कॉलेज। और इस तीसरे रिजल्ट के बारे में सोचने का कोई, मुझे बताएं, जो पास होता है उसकी कभी परसेंटेज आती है? जो पास होता है उसकी परसेंटेज नहीं आती, क्योंकि पास पास होता है, फेल फेल होता है। ठीक है ना, डिग्री डिग्री होती है, वही वाला हिसाब है। अगर आप पास नहीं हुए तो आप फेल हैं, तो फेल आप चाहे 0.33% से हुए हैं, चाहे आप 30% से हुए हैं, डजेंट मैटर। ठीक है ना, मेहनत करें। अगर पास वन एफसीपीएस पार्ट वन यूएसएमएल स्टेप वन की पढ़ाई के साथ फेल हो जाए तो मैं जिम्मेदार हूँ। अब आ गया प्लैब के साथ कैसे कोरिलेट करेंगे। स्टेप टू की तैयारी, एएमसी की तैयारी, प्लैब की तैयारी एक जैसी है। ठीक है, तो अगर आप स्टेप टू की तैयारी कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली यू कैन अपीयर इन प्लैब एज वेल। फिर आ गया अगला, एक और जो चीज यूनिफाइंग है यूएसएमएलई और प्लैब के दरमियान में, वो है ओईटी। ठीक है, ओईटी दोनों जगह वैलिड है। पहले स्टेप टू के ना दो पार्ट्स होते थे, एक को कहते थे सीके और एक को कहते थे सीएस। ये स्टेप टू के थे पार्ट्स। तो सीके का मतलब होता है क्लिनिकल नॉलेज, और सीएस का मतलब होता है क्लिनिकल स्किल्स। अब क्लिनिकल स्किल्स खत्म हो गया है, एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय ओईटी। ठीक है, तो ओईटी इज कॉमन पाथवे।
अगर आपने अगर कोई बंदा ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल का एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए भी ओईटी चाहिए। जो यूएसएमएलई कर रहा है उसको भी ओईटी चाहिए। जो क्लैप कर रहा है उसको भी ओईटी चाहिए। इवन अगर किसी ने आयरिश मेडिकल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन करानी है तो वो भी ओईटी चाहिए। तो ओईटी करके आप अपने आप को तीनों चारों एग्जाम्स की तरफ लेके जा सकते हैं। और इस टाइम पर प्लीज अपने आप को मेंटली और फिजिकली इक्विप्ड करें, इस काबिल बनाएं कि आप लोग अगर कोई भी आपको इम्तहान देना पड़े, आपको कोई भी काम करना पड़े तो आप वो कर सकें, बजाय इसके ये कि जल्दबाजी में अपने कैरियर की साथ आप ऐसी तैसी फेर लें। ठीक है। तो ये पाथवे है एम सी ए आई, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एम सी आई। प्लीज आप मुझे पर्सनल मैसेज करें सैफ अली शेख, क्योंकि ये मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। ये सैफ अली शेख, आप ये मेरा नंबर आगे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। अच्छा, विच वन इज बेटर सर। अच्छा, ए एम सी के बारे में आपको एक बता दूं कि देखें ऑस्ट्रेलिया का भी यही चक्कर है कि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन शायद 50 मिलियन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और यूएस की पॉपुलेशन 350 मिलियन है। तो मुझे बताएं कौन सी जगह बेहतर होगी। नहीं, ना ईडी हो सकता है ना एडिक हो सकता है। अली, आप भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ठीक है, क्योंकि जो इस इंडिविजुअलाइज आप बात करना चाह रहे हैं मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है। ये आपके सामने भी नंबर आ गया है मेरा, मैं ये दोबारा से पोस्ट कर रहा हूँ। एम सी आई इज नॉट, एम सी पी एस इज नॉट एलिजिबल फॉर एडीआईसी, एम सी पी एस इज नॉट एलिजिबल फॉर एडिक। और इनका कोई फायदा भी नहीं है ना। अगर आपने प्लैब, अगर आपने जीएमसी की रजिस्ट्रेशन ही करानी है तो प्लैब करें ना। एक्सपीरियंस की बेस पे आपको नौकरी मिलनी है, ये थोड़ी। अच्छा, लोगों के एक और भी कंफ्यूजन है कि जी हमने प्लैब किया है सर तो हमें एनेस्थीसिया में जॉब मिलेगी, सर हमने यूएसएमएल करें तो हमें एनेस्थीसिया में जॉब मिलेगी। नहीं भाई, आपने एनेस्थीसिया में ही अप्लाई करना है। आपने फेलोशिप्स के लिए अप्लाई करना है जो वहां पर। अच्छा, बाकी जो स्पेशलिटी वाले लोग हैं उनके लिए भी यही बात है। अगर किसी ने कार्डियोलॉजी किया है, किसी ने पीट सर्जरी किया है, वट एवर, उसकी ही आपकी हाई फाई जो सब स्पेशलिटीज हैं, जैसे कार्डियोलॉजी का मुझे आइडिया है, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी है। उसके बाद जो मुख्तलिफ जो स्पेशल इंटरवेंशन है उनमें भी फेलोशिप्स होती हैं। ईपीएस में फेलोशिप होती है। पीडियाट्रिक सर्जरी में भी इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म की सब स्पेशलिटीज की फेलोशिप है। एनेस्थीसिया वालों के लिए पीड्स एनेस्थीसिया है, रीजनल एनेस्थीसिया है, ऑब्स्टेट्रिक एनेस्थीसिया है, कार्डिक एनेस्थीसिया है, न्यूरो एनेस्थीसिया है, डिफिकल्ट एयरवे है, आईसीयू की सब स्पेशलिटीज हैं, पेरी ऑपरेटिव केयर है। ये सारी सब स्पेशलिटीज हैं। तो आपको एक दफा यूएसएमएल करना है, और उसके लिए जिसने परस्यू करना है उसको पहले तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि ये एक टेस्ट मैच है, ये कोई T20 नहीं है। और आप लोग जिंदगी को T20 की तरह ना खेलें। T20 का जरा खेलेंगे तो नुकसान होगा, फायदा कोई नहीं होगा। ठीक है ना। और यहाँ वाले जो लोग हैं एमसीपीएस के अलावा सारी दुनिया के। और अली, एक और मुझे एक बात बताना, अगर आप ये समझते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं सर वो एफसीपीएस करके क्या करना है सर, कोई बाहर की डिग्री लेनी है। ओ भाई, डिग्री का कोई फायदा नहीं है ट्रेनिंग के बगैर। ट्रेनिंग कैसे मिलेगी? ट्रेनिंग के बारे में सोचें। और दूसरी बात, एफसीपीएस पास हो नहीं रहा और आप इमेजिन कर रहे हैं कि आपसे ईटीए पास होगा, आपसे प्लैब पास होगा। ये एक दूसरी गलत फहमी है। जो सही तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो एफसीपीएस पार्ट 1 भी पास हो जाएगा। और अगर आप सही तरीके से पढ़ाई नहीं करेंगे तो ये एएमसी हो गया, यूएसएमएलई हो गया, ये प्लैब हो गया, ये एमसीआई हो गया, ये कोई भी इम्तहान नहीं पास होगा। वो इतने पागल नहीं है। आपका क्या ख्याल है कि वो इतने पागल हैं कि वो नहीं नहीं, आफ्टर डूइंग डीए कैन आई डू एमसीआई? अगर आपकी 3 साल की ट्रेनिंग है तो आप कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त है उसने किया है एमसीआई। ठीक है, लेकिन बेटा वही प्रॉब्लम आप जहन में रखें नैयर, कि वहां पर जॉब्स कैसे मिलेंगी। अगर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है ना और आपने डीए किया हुआ है तो फिर तो आप एमसीआई करें और आप आयरलैंड के लिए कोशिश करें। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको वहां पर कैसे जॉब मिलेगी? मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, जॉब मिलने के लिए जो प्री रिक्विजिट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे उनको मद्देनजर रखिए आप। बीए वाले जो लोग हैं वो तो पेरिफेरी में काम कर रहे हैं। मुझे बताएं, पेरिफेरी के एक्सपीरियंस पे आपको दुनिया वाले कहीं एंटर भी नहीं होने देंगे। पेरिफेरी में काम करके तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल है। इसके चांसेस बहुत थोड़े हैं जॉब के। ठीक है ना। तो अब जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे, एमसीआई का सऊदीया में कुछ एडवांटेज होगा, जो है ना, मैं नाम नहीं लूंगा, ये यहाँ का जो अब्बा है ना वो आपको रिसीव करने आएगा एयरपोर्ट पे। भाई मैंने एफसीआई किया हुआ है, मैं उस पर कोई नहीं है। एमसीआई किस खेत की मूली है? एमसीआई तो कोई डिग्री है ही नहीं। एमसीआई कोई डिग्री नहीं है। ठीक है। आपको श्रद्धा जिस्मानी, आपको एफसीपीएस पीड्स ही मेहनत करके पास करना चाहिए। और यूएसएमएलई, यस, यूएसएमएलई को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यूएसएमएलई इज एन एग्जाम के जो मेरा ख्याल है कि हमारे पाकिस्तान के हर डॉक्टर को करना चाहिए, बेशक वो यूएस जाए या ना जाए।
उस वक्त, या उसको उस वक्त चांस मिले या ना मिले। अच्छा, एक और एडवाइस है जो कि आप अपने आसपास जूनियर्स को कर सकते हैं, कि जो लोग यूएसएमएल कर रहे होते हैं वो अक्सर औकात हाउस जॉब नहीं करते, वो अक्सर औकात एफसीपीएस पार्ट 1 की ट्रेनिंग नहीं शुरू करते। उन लोगों के लिए भी मेरी रिक्वेस्ट है, उनके लिए पाथ में होना चाहिए। कोशिश करें, अगर वो एमबीबीएस के दरमियान में उन्होंने स्टेप्स कर लिए हैं तो एक अलग कहानी है। एफसीपीएस, सॉरी, हाउस जॉब करें, हाउस जॉब के फौरन बाद वो एफसीपीएस पार्ट 1 दें और यूएसएमएल स्टेप 1 दें। उसके साथ वो अपनी स्टेप 2 की तैयारी शुरू कर दें, एंड एट द सेम टाइम वो एफसीपीएस की ट्रेनिंग शुरू कर दें। ठीक है, ताकि उनका टाइम ज़ाया ना हो। और जैसे ही उनको अगर मैच मिल जाता है तो वो चले जाएं। लेकिन जब तक उनको मैच नहीं मिलता, मैं पता नहीं कितने लोगों को जानता हूँ, बड़ा मेरा एक अच्छा प्यारा जूनियर है, जंग में रहता है, वो बेचारा खौर हो रहा है ना, स्टेप 1 कर लिया है, स्टेप 2 में फंस गया है, दरमियान में शादी हो गई है, और अजीबो गरीब सी कहानी में है वो। एमओ की जॉब कर रहा है वो झंग में, तो उसको कहाँ मिलेगी, उसको मैच मिलने में भी प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक्चुअली इस चीज को आप जहन में रखें। हाँ, एएमसी देखें, एएमसी का वो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें, एक तो ये कि एएमसी बहुत एक्सपेंसिव एग्जाम है, एएमसी में अच्छे खासे पैसे लगते हैं, एएमसी में की पासिंग बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। यूएसएमएलई की तो अगर आप तैयारी करेंगे तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका फेल नहीं होगा। और मैंने आपको पॉपुलेशन बेस बता दिया, आपको वो क्यों देंगे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक स्पेशलिस्ट पाथवे भी है। ठीक है ना। स्पेशलिस्ट पाथवे में जिन लोगों ने एफसीपीएस किया हुआ है, इवन मैं अभी जानता हूँ एक लड़की को, उसको एनेस्थीसिया में वहां पर उसकी अप्रूवल हो गई है, उसने अप्लाई किया, उसने ओईटी किया, सबसे पहला एग्जाम उसके लिए भी ओईटी है। उसने अपने सारे पेपर्स उस हिसाब से ऑर्गेनाइज किए, उसने स्पेशलिस्ट पाथवे के लिए अप्लाई किया। उसको 2-3 साल लगे इस सारे प्रोसेस में। अब उन्होंने कुछ फास्ट कर दिया है, लेकिन वो 1-2 साल से वो लगी हुई थी। उसका अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। उसको उसने उसके बाद इंटरव्यूज दिए हैं मुख्तलिफ जगहों पे, उसकी फाइनली एक जगह पे उसकी एक्सेप्टेंस हो गई है। अब वो जाएगी, 1 साल वो अंडर सुपरविजन काम करेगी, और उसके बाद अगर वो शी सेटिस्फाइज तो वो वहां पर एज अ स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट वो काम करने लगी। ठीक है, लेकिन फिर वही वाली बात है कि देखें, पॉपुलेशन बेस्ड है, जहाँ पे पॉपुलेशन कम है वहाँ पे चांसेस कम है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन बहुत कम है, वहाँ पर उतने चांसेस नहीं है। इसलिए आप इस चीज़ को जो भी करें सोच समझ के करें। ठीक है, जो बिल्कुल जूनियर्स हैं उनके लिए कहानी डिफरेंट है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि मैं तो आपको हर जगह ही मना कर रहा हूँ, तो देखें, या पहली तो बात ये ज़हन में रखें कि मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता, और मेहनत से सब कुछ मिलता है। एक अल्लाह की ज़ात है जो आपकी शहरत से ज़्यादा करीब है। आप सबसे पहले तो अल्लाह से मदद मांगे कि या अल्लाह, मुझे कुछ पता नहीं है, जो जो रास्ता मेरे लिए दुनिया और आखिरत के लिए खैर है ना, मुझे उस रास्ते पे चला दे, मेरे लिए आसानी कर दे। ये इस्तिखारा की दुआ है जो हम अल्लाह से करते हैं। और इस वक्त जो मैं आपसे कर रहा हूँ, दैट इज इस्तिखारा। आप लोग जो इस वक्त सब बैठे हुए हैं, आप लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि यार ये बंदा हमें कोई, हमें हमारे कैरियर के लिए कोई अच्छी बात बताएगा, तो आप मेरे से इस्तिखारा कर रहे हैं। ठीक है, इस्तिखारा का मतलब ये नहीं होता कि राइट साइड पे करवट लेके सो गए, कोई हरी चीज नजर आ गई तो अच्छा है और काली चीज नजर आ गई तो काला है, इस तरह नहीं है। इस्तिखारा का मतलब होता है, इस्तार का मतलब होता है मांगना, और खैर का मतलब होता है खैर। तो इस्तिखारा का मतलब होता है हम अल्लाह से कह रहे होते हैं कि अल्लाह तू ताकत में भी कामिल है, तू इल्म में भी कामिल है, तो जो चीज़ मेरे लिए दुनिया और आखिरत के लिए खैर है उसको मेरी तरफ कर दे, और जो चीज़ मेरे लिए दुनिया और आखिरत के लिए शर है उसको मुझसे दूर कर दे। तो श्रद्धा, आई एम सॉरी, मैं मतलब ये रिलीजियस बात कर रहा हूँ, लेकिन दैट्स आपको भी, आप इसको आप अपने रिलीजन में कन्वर्ट करके आप कर सकती हैं कि आप अ, ये चीज़ जिसको आप अपने लिए, जिसको आप वर्शिप कर रही हैं, आप उससे ये मदद मांग सकते हैं। ठीक है ना, कि भाई मुझे रास्ता बता दे जो सीधा रास्ता है। तो आई थिंक कि आप लोगों को समझ आई है बहुत सारी बातें। और यूएसएमएलई का विल बी फाइनल आफ्टर एफसीपीए स्पीड्स, यस। ठीक है ना, यू विल बी, आप नहीं, देखिए मेरी बात सुने, इसका एफसीपीएस से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, हाँ, आपने अगर एफसीपीएस पास कर लिया, मेरा एक दोस्त है उसका एफसीपीएस पास नहीं हुआ था, उसने यूएसएमएलई किया हुआ था, उसने सऊदी अरब में, वही जिसका मैं आपको बता रहा हूँ, जिसने यहाँ पे सऊदी अरब में ट्रेनिंग की थी, वो माशाल्लाह से रीहैब मेडिसिन में था, उसका एक बहुत रेयर स्पेशलिटी थी। उसको अभी एफसीपीएस की ट्रेनिंग मुकम्मल करते ही उसको वहां पे फेलोशिप मिल गई थी, उस दरमियान में उसने एफसीपीएस पास किया था। ठीक है, तो देखें, इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस। आपको जिन्होंने जाना है यूएसएमएल करना है, उसको बेहतर है कि वो वीजा लगवाने की कोशिश करें, वो वहां पर अपने सारे कॉन्टैक्ट ढूंढ के वहां पर ऑब्जर्वरशिप ढूंढने की कोशिश करें। तो ये इतना इतना भी सिंपल नहीं है, लेकिन देखें, हम लोग हमेशा हर काम उम्मीद से करते हैं ना, कि हमें एक उम्मीद होती है, एक खौफ होता है। उम्मीद क्या होती है कि हम कामयाब हो जाएंगे, खौफ क्या होता है कि हम नहीं कामयाब होंगे। ठीक है, तो ये है। एफसीपीएस कार्डियोलॉजी जॉब मार्केट इन सऊदी अरेबिया, कोई जॉब मार्केट नहीं है, कोई जॉब्स नहीं। अभी एक रिसेंटली एक एफसीपीएस यहाँ पर स्टाफ फिजिशियन के तौर पे है, जो कि एक रेजिडेंट की तरह होता है नेशनल गार्ड्स में। एफसीपीएस कार्डियोलॉजी को यहाँ पर, वही मैंने आपको बताया है, वो सिर्फ एको करेंगे बस। अगर आप कोई एफसीपीएस कार्डियोलॉजी सिर्फ एको करना चाहता है, तो
जो है वो उसकी मर्जी है। फार्मेसी टोटल सऊदाइजेशन हो गई है। यहाँ पे कोई भी नए फार्मासिस्ट जो हैं वो नॉन सऊदीज नहीं है, सारे सऊदीज हैं। जो हॉस्पिटल जो होती है फार्मेसी, उसमें तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जो 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 फार्मेसीज हैं वहां पर बैठे होते हैं वो भी फार्मासिस्ट होते हैं। ठीक है। जो फार्मासिस्ट होते हैं उनमें भी मैंने कोई पाकिस्तानी इंडियन नहीं देखे, कोई रिसेंट आए हुए सारे इजिप्शियंस वगैरह नजर आते हैं। लेकिन उनमें भी बहुत तेजी से सौदाइजेशन हो रही है। उसमें भी होता है कि उनको हार्डली शायद कोई इक्का दुक्का नजर आते हैं, वहां पर भी ज्यादातर सऊदीज आ चुके हैं। ठीक है। स्टाफ फिजिशियन की कोई तनख्वाह नहीं होती भाई, 12-13 हज़ार तनख्वाह होती है प्लस हाउसिंग। उसका कोई और आगे प्रोग्रेस नहीं है ना, उसकी कोई कैरियर में प्रोग्रेशन नहीं है। क्या करेंगे, स्टाफ फिजिशियन ही सारी जिंदगी रहना है। मैंने 2 साल स्टाफ फिजिशियन के तौर पे काम किया है। तो एफसीपीएस से पहले तो ठीक था, मैंने उस वक्त मेरा एफसीपीएस पास नहीं हुआ था। एफसीपीएस के बाद जो है वो नहीं था। अब एफसीपीएस इन विच स्पेशलिटीज इन डिमांड, कोई डिमांड नहीं है। देखें, याद रखें, बाद में आपको बता रहा हूँ कि इस तरह का जो सिलसिला होता था ना पहले, कि एफसीपीएस करने के बाद लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता था कि हमने सऊदी अरब चले जाना है, उस तरह अब नहीं है। किसी भी स्पेशलिटी में बहुत मुश्किल से होगा। एमआरसीपी सीएच शरदा, वही अभी तो बता चुका हूँ मैं आपको कि अलग से इन एग्जाम्स का कोई फायदा नहीं है। आप जब तक एफसीपीएस पास नहीं करेंगी, आपका किसी भी नई चीज में नहीं हो सकता। जॉब आपको शायद मिल जाए एमआरसीपी सीएच की, तो वो आसान एग्जाम प्लैब है। एमआरसीपी सीएच का सिर्फ इतना फायदा होगा कि आपको प्लैब की एग्जाम्शन हो जाएगी। ठीक है। आपको प्लैब की एग्जाम्शन हो जाएगी और आप यूके जॉब के लिए सर्च कर सकती हैं। ठीक है। तो जो एफसीपीएस और यूएसएमएलई, व्हाट डू यू मीन बाय एफसीपीएस और यूएसएमएलई? ये क्या क्वेश्चन है फजल आजिम गुल? यूएसएमएलई का एफसीपीएस से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। जो बंदा एफसी यूएसएमएलई कर भी रहा है, उसको भी एफसीपीएस करना चाहिए। ठीक है। उसको भी एफसीपीएस करना चाहिए जब तक वहां पर जॉब ना मिल जाए। जिस दिन जॉब मिल जाए वो चला जाए। तो क्या कहते हैं, वन इन हैंड इज बेटर देन टू इन बुश। आफ्टर यूएसएमएलई व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग अ मैच इन कार्डियोलॉजी, कंसिडर इवन मैचिंग इन इंटरनल मेडिसिन इज डिफिकल्ट। देखिए मेरी एक बात सुने, याद रखें बात। अब मैंने आज से बहुत साल पहले अपनी एक क्लास फेलो थी जो कि एक सुपर इंटेलिजेंट और माशाल्लाह टॉपर थी। उसने एफसीपीएस किया था रेडियोलॉजी में। देन शी वेंट टू यूके, उसने एफआरसीआर किया, उसको वहां पर नहीं, शी वाज नॉट, अब नॉट श्योर कि उसने वहां पे सीजर मुकम्मल किया था या नहीं किया था, लेकिन वो यूएसएमएलई करके अमेरिका चली गई। उसने वहां पे रेडियोलॉजी में रेजिडेंसी उसको मिली, जो कि मेरा ख्याल है कि यूएस में वन ऑफ द मोस्ट कम्पेटिटिव है। अगर उसको रेडियोलॉजी में ट्रेनिंग मिल गई है तो हाँ, बाकी लोग क्यों नहीं कोशिश करते? देखें, याद रखें बात, यूएसएमएलई को आप ये समझते हैं नेकी कल और दरिया में डाल। अगर आप पहले से ये सोचते जाएंगे ना, उससे मेरी एक दफा बात हुई थी, वो मैं बात इनकम्प्लीट रह गई। तो उससे मैंने पूछा कि मैं ना यूएसएमएलई में सॉरी फेलोशिप करना चाहता हूँ यूएस में। तो उसने मुझसे सवाल पूछा, तुम्हारे यूएसएमएलई में कितने स्कोर है? तो मैंने कहा मैं तो अभी यूएसएमएलई की कोशिश सोच रहा हूँ। तो उसने कहा कि तुमने अभी यूएसएमएलई किया नहीं है और तुम फेलोशिप्स की बात कर रहे हो। तो बताने का मकसद ये है कि यूएसएमएलई तो आप अपनी नॉलेज के लिए करें। यूएसएमएलई के बाद का रास्ता उस अनप्रिडिक्टेबल है। 100% देखें, अगर आप मेरे से ये कहें कि यूएसएमएलई होगा और डोनाल्ड ट्रंप आपको रिसीव करने आएगा, तो इस तरह नहीं है। फिर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन चांस है, फेयर चांस है। देर इज फेयर चांस, आपको मिल सकती है। पर देखें, और आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जैसे आज वहां पे आजकल जिन स्पेशलिटीज की बहुत ज्यादा यूएस में डिमांड है, वो उनमें एक नेफ्रोलॉजी है। शदीद वहां पे नेफ्रोलॉजी के अंदर जॉब्स मिल सकती हैं। जिसने एफसीपीएस नेफ्रोलॉजी किया है, वो उसको वहां पर फेलोशिप मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और फेलोशिप के बाद आप एक दफा वहां पे घुस गए हैं ना, तो रिवर्स रेजिडेंसी होती है। रिवर्स रेजिडेंसी ये है कि एफसीपीएस आपने, सॉरी, एक फेलोशिप की, आपने वहां पे कॉन्टैक्ट्स बनाए, आपको वहां पे रेजिडेंसी मिल जाएगी। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फेलोशिप के बाद रेजिडेंसी की। फेलोशिप के बाद क्या पाथवे होता है? फेलोशिप के बाद ये पाथवे होता है, जैसे कि एक तो होता है कि अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो आपको उस इंडिविजुअल हॉस्पिटल के अंदर वो आपको इंटर्निस्ट बना सकते हैं, वो जो हॉस्पिटलिस्ट होता है। ठीक है। लेकिन ज्यादा फायदा ये होता है कि आप या तो रेजिडेंसी में जाने की कोशिश करें, एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि आप एक और फेलोशिप ढूंढें, एक और फेलोशिप ढूंढें। अगर आप 3 फेलोशिप्स कर लेते हैं या 4 फेलोशिप्स कर लेते हैं, तो आप वो रेजिडेंसी में काउंट हो जाएगी। ठीक है। और आपको बोर्ड सर्टिफाइड आप हो जाएंगे। तो बोर्ड सर्टिफाइड हो गए तो आपको मिल गया फेलोशिप में तकरीबन $5,000 तो एटलीस्ट आपको तनख्वाह मिल जाती है। ठीक है ना। तो दैट्स मोर देन एनफ, दैट इज इवन मोर देन व्हाट यू आर अर्निंग इन सऊदी अरेबिया और यूके। ठीक है ना। पीट्स का भी यही है, पीट्स का भी यही चक्कर है। देखिए, पहले तो आपको यूएसएमएल ही करना पड़ेगा। ये तो यूएसएमएल इज जस्ट लाइसेंसिंग एग्जाम। उसके बाद आप अपनी वर्ड्स को शो करके आप वहां जाने की कोशिश करेंगे। हाँ,
यूके या आयरलैंड या सऊदी अरब को आप एक स्टेप के तौर पे यूज कर सकते हैं अगर आपको जॉब मिल जाए तो, लेकिन इट्स टोटली सैचुरेटेड एनवायरनमेंट। तो अगर कोई ये कहे कि मैं देखें, बताने का मकसद ये है कि अगर आप सिर्फ सऊदी अरब के ऊपर तकिया कर रहे हैं तो वो गलत है। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मैं एमबीबीएस कर लिया है तो मैं सिर्फ जो है मैं यूएसएमएल कर रहा हूँ, वो भी गलत है। क्योंकि आपको अपने आप को एक जगह पे, कहते हैं वन इन हैंड इज बेटर देन टू इन बुश। इवन अगर कोई बंदा यूएसएमएल की प्रिपरेशन कर रहा है, उसको पता लग गया है कि दैट दैट पाथवे इज द बेस्ट, वो चला जाए, उसको यूके में या आयरलैंड में जॉब मिल जाती है, अब उसके पास फेयर चांस है ना। अगर वो वहीं पर ही सेटल हो जाता है, उसको ट्रेनिंग मिल जाती है, या उसको सीजर पाथवे हो जाता है, या वो 4-5 साल गुजार चुका है, वो पासपोर्ट लेना चाहता है, तो वो ना जाए यूएस। यूएस में फेलोशिप का रास्ता तो हमेशा खुला हुआ है, ठीक है ना। वन को वाइज डिसीजन टू मूव टू सऊदी अरेबिया एंड और अदर कंट्री बिफोर स्टार्टिंग यूएसएमएल प्रिपरेशन कंसिडर डिफिकल्ट टू अफोर्ड इन। देखो बेटा, आप ये बताओ, आप स्पीक, जस्ट स्पीक आउट इस्माइल। आप किस लेवल पे हो? आपने एफसीपीएस किया हुआ है, आपने एमसीपीएस किया हुआ है, आप कितना, आपका एमबीबीएस की ग्रेजुएशन को टाइम गुजर चुका है? ये सारी चीजें मैटर करती है ना। और सऊदी अरब में आपको जॉब मिलेगी कैसे? पहला क्वेश्चन ये है ना। मिल जाए तो आ जाए, 100 बिस्मिल्लाह। जॉब मिलेगी तो फिर ना, एफसीपीएस पास 2 इयर्स, तो फिर आपको 100% आपको अगर जॉब मिल जाती है। सो देखें, जिसने एफसीपीएस कर लिया, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस इन फेलोशिप एंड रेजिडेंसी इन यूएस आफ्टर यूएसएमएलई? देखो बेटा, वकार अहमद, एक तो ये कि आप में से कुछ बोल भी सकते हैं, मैं डंडा नहीं मारूंगा, स्पीक आउट, ठीक है ना। तो ये देखें, रेजिडेंसी और फेलोशिप में ये फर्क है कि रेजिडेंसी का कंपटीशन ज्यादा है। फेलोशिप पता है क्या होता है? फेलो जैसे एनेस्थीसिया का मैं बारे में बता रहा हूँ कि एनेस्थीसिया में रेजिडेंसी के बाद इतने लोग पैसे कमाने लग जाते हैं कि वो बहुत सारे लोग फेलोशिप नहीं करते, ठीक है। उनकी वो सीट्स के जहाँ पे प्रोग्राम्स हैं, वो खाली रह जाते हैं, ठीक है। तो अगर उनको एक पला पलाया बंदा मिल रहा है जिसको एनेस्थीसिया का एक्सपीरियंस है, जिसने यूएसएमएल किया हुआ है, जो आता है, वो उसको ऑफर करते हैं और उसको मिल जाती है, तो उनको उनको एक ट्रेन बंदा मिल गया ना, तो उसके बाद ऑप्शंस आपके पास ओपन हो गए। जो रेजिडेंसी है वो एक अलग कहानी है। और देखें, एक और मैं आपको बात बताऊं, लोगों को एक बहुत होता है कि जी यूएसएमएल है सर, बहुत पैसे लगते हैं। पहली तो बात ये है कि कुछ पता बता नहीं है, कुछ पता बता नहीं है भाई। स्टेप 1 की फीस मेरे ख्याल 1000-1200 डॉलर है, स्टेप 2 की फीस भी 1000-1200 डॉलर है। जो सही मानों में खर्चा होता है ना, वो वहां पर जो रेजिडेंसी के लिए लोग अप्लाई करते हैं मैच के लिए, उनको पता नहीं 60-60 डॉलर एक एक जगह की एप्लीकेशन की फीस होती है, ठीक है। फेलोशिप प्रोग्राम के लिए आई डोंट थिंक से कि उस तरह का पाथवे नहीं है। आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन उस तरह का पाथवे नहीं है। रेजिडेंसी वालों को तो बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं वहां पर इंटरव्यूज के लिए। आपको ये काम नहीं करना, आपको ये काम नहीं करना। और खास तौर पे अगर इस्माइल, आपने एफसीपी, आपने किस सब्जेक्ट में किया है एफसीपीएस? इस्माइल, आपने एफसीपीएस किस सब्जेक्ट में किया है? फॉर फेलोशिप एफसीपीएस मैंडेटरी। देखें, ये एक क्वेश्चन मार्क है, अभी मैंने जवाब दिया था इसका, ठीक है। अच्छा, आफ्टर फेलोशिप इन यूएस दे सेंड बैक टू होम कंट्री। ये अब आप पे डिपेंड करेगा ना। अगर आपने उनको एक साल में इतना तंग किया कि जाओ दफा हो जाओ, फिर तो एक अलग कहानी है, ठीक है। और अगर आप वहां पे अच्छा परफॉर्म करेंगे तो बाकी रास्ता आपका खुद बहुत खुल जाएगा। वहां से मैंने किसी को एक फेलोशिप के बाद वापस आते, अगर वापस आएंगे भी ना, तो भी आपकी पाकिस्तान में भी बहुत वर्थ होगी। पीकेएलआई के अंदर एक डॉक्टर साहब हैं, वो सर्जन है, वो उन्होंने मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फेलोशिप की थी, और वो आके यहाँ पे पीकेएलआई में बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, कंसल्टेंट रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन है, ठीक है। इसी तरह मैं एक और बंदे से मिला था, तो वो उसने पेरी ऑपरेटिव में केयर में उसने की हुई थी, सर्जन थे वो, ठीक है। इस तरह मैं बेतहाशा लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ये हर स्पेशलिटी में किया। मेरा एक दोस्त था, वो उसने यूएसएमएल ही किया, उस बेचारे को मैच नहीं मिला, और उसी दरमियान में उसका एक्सीडेंट हो गया, वो उसको फ्रैक्चर हो गया, फीमर फ्रैक्चर हो गया, वो बेचारा काफी बैकग्राउंड में चला गया। लेकिन उसने एफसीपीएस पार्ट 1 यूएसएमएल के साथ ही किया था। उसने एफसीपीएस नेफ्रोलॉजी किया, और एफसीपीएस नेफ्रोलॉजी के फौरन बाद ही उसको फेलोशिप मिल गई। वो उसने एक फेलोशिप की और अब वो वहां पे कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहा है यूएस में। वो देखें, आप लोगों को याद रखें बात आपके, हमें प्लानिंग सिर्फ याद आ जाती है यूएसएमएल के लिए, बाकी काम आप इतने कर रहे हैं, ये मेरे कहने पे कर लें। ना अगर ना होना तो मैं जिम्मेदार हूं। मैं इससे ज्यादा आपको नहीं कह सकता। मैं इससे ज्यादा मैं प्लेज कर सकता कोई चीज, कि देखें, आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। कई दफा लोग मेहनत के अस्सलाम बाद वालेकुम सर। भी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर वो डॉक्टर इस्माइल बात कर रहा था।
जी सर बिल्कुल आपकी अच्छी एडवाइजेज हैं, और बिल्कुल जो है ना यूएस मेरी मैंने तो इंशाल्लाह डिसाइड कर लिया है। बस जी। सर ये पूछना था कि क्योंकि जाहिर सी बात है, यहाँ पाकिस्तान में पता है टाइमिंग और सारी अफोर्डेबिलिटी का इशू है। हम्म, जी जी, मैं सुन रहा हूँ। तो ये बेटर चॉइस है, बंदा जो है वो पहले कहीं और के लिए ट्राई करे, या भी सही लगा पड़ा रहे इस बात देखिए पे। मेरी बात सुने, ट्राई करने के लिए मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि यूएसएमएलई की पढ़ाई करने में आपको कौन सी चीज रोकेगी। आपको क्या डोनाल्ड ट्रंप रोक देगा कि भाई बच्चा इस्माइल तुम यूएसएमएलई की तैयारी कर रहे हो, इसलिए सऊदी अरब की कोशिश नहीं कर सकते तुम। ये ना नहीं देखिए, नहीं मैंने नहीं। मैंने पहला कौमी तराना क्या बताया था पाकिस्तान का, मैं लिख भी रहा हूं। मैं ते गरीब, मैं ते मिस्कीन, ये हमारा कौमी तराना है, ठीक है ना। ये हमारा कौमी तराना है। तो अब आप सुन लें, आप क्या कर लें, जब आपने यही बोलते रहना है, मैं ते गरीब मैं ते मिस्कीन, तो लगे रहें। और एक और बात याद रखें, ओके सर, एक और ओके, बात याद गॉट रखें। इट, आपकी बात बिल्कुल सही आप है सर। देखें, ट्राई करें ना यार। मुझे बताएं, क्या खाने की टेबल पे आप लड़कियों के बात कहेंगे कि मैं पता नहीं हूँ क्या, मैं डॉक्टर भी हूँ कि नहीं, मैं पता नहीं कभी कौन सी मिसाल देता हूँ, कभी कौन सी। मुझे बताओ, सारा आपके घर में आपकी खानदान का कोई रिश्तेदार आ रहा हो, तो आप उसके लिए एक खाना बनाते हैं या तीन चार सालन बनाते हैं, और साथ उसके स्वीट डिश भी दो दो तरह की बन रही होती है, एम राइट। तो अगर वो खाने की टेबल पे बहुत सारी चीजें खूबसूरत लगती हैं, तो बाकी चीजों में यार कोशिश क्यों नहीं, मल्टीटास्किंग क्यों नहीं करते। और पैसे देखें, हमारा पता है, देखें हमारा बेचारा जो एक बिल्कुल मजदूर भी होता है ना, उसकी कोशिश होती है मैं घर बना लूं। यार मैं पहली दफा जब यूके गया हूं ना, 2010 में मैं गया था ईडीए पार्ट 1 देने के लिए। मैंने खुदा की कसम, मैं तो हैरान परेशान हो गया कि यार ये लंदन है, व्हाट द हेल। जो सारा वहां पे बैठी है, वो अगर माइक दोबारा ऑन करेंगी तो वो ये बात से एग्री करेंगी। छोटी छोटी गलियां, छोटे छोटे घर, नीचे बंदा सांस भी ले रहा है तो ऊपर छत पे आवाज जा रही है। अजीबो गरीब वहां की कहानी। मैंने कहा यार ये यूके है, ये यूरोप है। वहां पर उनको, आई एम सॉरी, मैं अगेन आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, उनकी जिंदगी के दो ही मकसद होते हैं। वो अमीर क्लास होगी, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। उनको एक वहां पे विस्की मिल जाए वीकेंड पे, और एक उनको गर्लफ्रेंड मिल जाए। उनकी जिंदगी का यही मकसद है, ठीक है। दे लिव इन स्मॉल अपार्टमेंट्स। इवन उनकी सारी जिंदगी मॉर्गेज देने में ही गुजर जाती है, या वो किराए के घरों में रहते हैं। ये तो पाकिस्तान के अंदर है कि गरीब बंदे ने भी ना घर बनाना है। यार घर बना के क्या करना है, आप मुझे ये बता दें। मैंने घर बनाया हुआ है, मेरे अब्बू का घर है, और वो उस घर में मैं नहीं रहता, ठीक है। और अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह सलामत रखना, मैं तो नहीं आना चाहता पाकिस्तान वापस, ठीक है। आगे अल्लाह की मर्जी है, अगर अल्लाह ने चाहा तो एक दिन भी नहीं रह सकता, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह रहम कर दे। किसी की दुआएं हैं कि अल्लाह ने रिस्क लगा के रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जरा ठंडे दिमाग से बैठ के सोचें, वही 1 मिलियन अगर आप अपनी पढ़ाई पे इन्वेस्ट करें, बजाय इसके कि वो 1 मिलियन में आपने, 1 मिलियन तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक आपने जी लाहौर स्मार्ट सिटी का प्लॉट ले लिया जी, बड़े खुश हैं जी, मैंने लाहौर स्मार्ट सिटी का प्लॉट ले लिया। वो किधर है, किधर है प्लॉट, किधर वो उसकी पोजीशन है, किधर उस पे घर बना है, और कहाँ से उससे आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। वो 20 लाख रुपए आप यूएसएमएलई पे लगा दें, ये वो 1 मिलियन या 2 मिलियन आप यूएसएमएलई पे लगा दें। अब आप ना लाहौर स्मार्ट सिटी के आप डीएचए में प्लॉट ले ले सकते हैं, अगर आपका ये काम चल गया। देखें, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए देर इज नो शॉर्टकट, देर इज नो फ्री कप ऑफ टी, ठीक है। हाउ मच टाइम इट टेक्स ऑलमोस्ट टू पास बोथ ओईटी स्टेप 1 और स्टेप 2, बेटा ये भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखें, ये एक सब्जेक्टिव चीज है। कोई हमारे जैसा वो असल में ना, मुझे सारे बातें मैं बहुत स्लैंग लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ, आई एम सॉरी अगर मैं कोई इनअप्रोप्रिएट बात कर दूं, लेकिन ये रिलेटिव है। लड़के तो बेचारे 100 काम कर रहे होंगे, ठीक है ना, उन्होंने 100 काम करने होंगे। यंग लड़कों की बात कर रहा हूँ, और साथ उन्होंने पढ़ाई भी करनी होगी। लड़कियों की एक अलग कहानी होगी, ठीक है ना। तो ये एक रिलेटिव चीज है, ठीक है। ये रिलेटिव चीज है। देखो बेटा, शरदा, आपको एक मेरी गुजारिश है, जेहन में रखो बात, एफसीपीएस को नहीं छोड़ना। ये आपने काम, आप एफसीपीएस की तैयारी को प्रायोरिटी पे रखो। ये आपकी बिल्कुल, मैंने आपको नंबर भेज दिया, आप सब लोगों के पास मेरा नंबर है। एनी वन इज वेलकम टू टॉक टू मी एनी टाइम। मैंने अपने आप को डेडिकेट किया हुआ है, और मैं सुबह दोपहर शाम रेगुलर रेगुलर पाकिस्तान के सिस्टम पे लानत भेजता हूँ, और एसओएस किसी भी वक्त। और मकसद मेरा ये नहीं है कि मैंने कोई सीपीएसपी का प्रेसिडेंट बनना है। मुझे वहां के उन मकरू चेहरों से नफरत है, उस सिस्टम के उस मकरू चेहरों से नफरत है कि जो आप लोगों को गाइड नहीं करते। ये काम मेरा नहीं है मेरे भाई, ये मैं जो कर रहा हूँ, इट्स नन ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना तो मैं आपका सुपरवाइजर हूँ, ना मैं, मेरा आपसे कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है।
ना मैं ये बातें आपको पैसों के लिए कर रहा हूँ, ना मुझे इस चीज का कोई शौक है कि कोई मुझे मुझे कोई मेरे जूते सीधे करे। ये खुदा की कसम मैं तकलीफ से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है। मुझे उस मुल्क के एक एक बंदे से मुझे मोहब्बत है। मुझे उन सारे लोगों से मोहब्बत है कि जो इस वक्त जलील हो रहे हैं पाकिस्तान में। ठीक है। लेकिन चक्कर क्या है, अनफॉर्चुनेटली जो है वो क्या नाम है उसका, हमें कोई बताता नहीं है। ठीक है ना। सर फजल अजीम गुल सर, मैं आपको यही मैं रिपीट करूंगा, मैंने बताया था, FCPS पार्ट 1 पास कर लिया है, ट्रेनिंग शुरू कर दें। USMLE की तैयारी करते रहें। जैसे ही USMLE का वहां पर ऑप्शन ओपन हो, डिसाइड कर लें, छोड़ दें, कोई मसला नहीं। ठीक है ना। मैं यूरोपियन कंट्रीज के बारे में भी बताता हूँ। ठीक है। सिंगापुर नहीं भाई, सिंगापुर में कोई जॉब नहीं है। ठीक है। तो आप सर उनको यही कहें कि वो FCPS कंट्री सॉरी FCPS की ट्रेनिंग शुरू कर दें और USMLE को परस्यू करें। इवन FCPS मुकम्मल कर, मैं देखें, मैं ये लोगों को ही बताता हूँ, I am 45। इवन आज की तारीख में मैं USMLE कर लूँ ना, I am 100% श्योर कि मुझे वहाँ फेलोशिप मिल जाएगी। ये सबके लिए ओपन है। अब आ जाए जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, शेंगन। आपको पता है ये शेंगन जर्मनी है या फ्रांस है, अगर आप वहां चले जाएं और आप वहां पे आप किसी से इंग्लिश में बात करें ना, तो वो अगर उनको इंग्लिश आती भी होगी ना, तो वो आपको जवाब नहीं देंगे। शायद मैं एग्जेजरेट कर रहा हूँ, लेकिन मेजोरिटी लोगों को वहाँ इंग्लिश नहीं आती, वो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है। तो ये जितने भी शेंगन कंट्रीज हैं, इवन अगर आप सिंगापुर भी करेंगे ना, तो वहां का भी, सिंगापुर तो खैर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, लेकिन शेंगन कंट्रीज के अंदर वहां की लैंग्वेज फर्स्ट है। नंबर 1 आपको B2 लेवल, पता नहीं B2 कहते हैं C2 कहते हैं, वो जो उनका एक्सपर्ट लेवल होता है ना, वहां तक की आपको लैंग्वेज करनी पड़ेगी। तो यार उस लैंग्वेज से तो बेहतर है भाई USMLE कर। हमें अपनी जबान तो आती नहीं है, इंग्लिश तो हम बोल नहीं सकते, हम उर्दू तो हमें बोलनी नहीं आती। मैं सारी आई एम उर्दू स्पीकिंग, आई ऑलवेज लिव्ड इन पंजाब, मुझे पंजाबी बोलनी नहीं आती। मैं सिर्फ पंजाबी उर्दू स्पीकिंग लोगों पे मैं रोब झाड़ने के लिए पंजाबी बोल लेता हूँ। तो मैं तो समझता हूँ कि बंदा उल्टा लटक जाए, नई लैंग्वेज करना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। खास तौर पे अगर आप हाँ, कोई बंदा बिल्कुल जूनियर है, तो वो यस, आवर प्रॉब्लम इज नॉट मनी जॉब और एजुकेशन बट जीरो गाइडेंस। देखें, लेकिन देखें वकार, मेरी एक बात सुने, मैंने ये लिंक भेजा, आप लोगों को पता नहीं क्या ख्याल आया कि आप लोगों ने मेरी बात सुन ली। आप में से मेजोरिटी लोग मुझे नहीं जानते, कितने लोगों ने मेरी बात सुनी है मुझे बताएं। आप ईमानदारी से बताइए मुझे कि कितने लोग इस बात को सुनना पसंद करेंगे। ये मैंने सेशन पहली दफा नहीं कर रहा, मैं 75 दफा सेशन कर चुका हूँ। ये यूट्यूब का मेरा चैनल है, और लोग ये ना समझिएगा कि मेरे कोई पैसों के लिए है। ये इट्स जस्ट फॉर यू, फॉर क्या उसको कहते हैं, आप लोगों की गाइडेंस के लिए है। ठीक है। यहाँ पर ये मैंने, ये देख लें, ये सारा ये कैरियर काउंसलिंग की मैं 75,000 दफा मैं डिस्कशंस कर चुका हूँ। कोई भी नहीं सुनता, किसी के पास टाइम ही नहीं। नो बड़ी, ये देख लें, ये सारा ये मैंने एक दफा डिवाइड करके किया था। सारी चीजें एक एक चीज मैंने बताई हुई है, एक दफा नहीं, 75,000 दफा। आप व्यूज देख लें कितने हैं, जो बहुत थोड़े। ठीक है ना। और मैं पता नहीं कितनी दफा भेजता रहता हूँ। या आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मुझे नहीं चाहिए, ये मेरा नॉन मोनिटाइज चैनल है। मैंने लोगों को कन्फ्लिक्ट, क्योंकि पाकिस्तान में तो हमारा ये हाल है कि कोई बंदा अगर सलाम करेगा ना, तो वो, ये मैंने स्पेशली यहाँ पे लिखा है, नॉन मोनिटाइज एफर्ट्स फॉर ऑल। मेरा ये नॉन मोनिटाइज चैनल है। ठीक है। ये पहला कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। पाकिस्तान में सबसे पहले तो लोग ये समझते हैं कि यार इसने मुझे सलाम किया है ना, तो इसने मुझे क्यों सलाम किया है, या तो इसको मेरे से कोई मतलब है, या इसको पता नहीं क्या है। ठीक है ना। तो देखो शरदा, मैं, मुझे ये वर्ड से ज्यादा मुझे आपसे ये चाहिए कि एक तो आप मायूस ना हो, क्योंकि आपने मुझे कहा कि मैं 4 साल से FCPS में लगी हूँ। आपने कभी ये सोचा कि आपका FCPS क्यों नहीं पास हो रहा? आपने कितनी एफर्ट की है अपने आप को अपग्रेड, आपने कितने कोर्सेज अटेंड किए हैं, आपने कितने लोगों से, आप कितने दूसरे शहर में कभी गई हैं जाके पूछने के ये मेरा कैसे मैंने इम्तहान पास करना है? ये बात ये नहीं है। देखिए, देर इज नो शॉर्टकट टू ग्लोरी, रिमेंबर वन थिंग, देर इज नो शॉर्टकट टू ग्लोरी। ठीक है। तो ये बात है, और आप लोग आगे तक पैगाम पहुंचाएं। ठीक है। पैगाम पहुंचाएं, पैगाम पहुंचाएं आगे तक, अपने लोगों की, जिन जिन को आप मदद करें वो तो करें ना। ठीक है ना। और एक और रिक्वेस्ट है मेरी, खुदा के वास्ते, जब आप सुपरवाइजर बने, तो आप ऐसे सुपरवाइजर ना बनिएगा, क्योंकि हमारा रॉटन सड़ा हुआ सिस्टम है। हम लोग मुनाफिक लोग हैं, हम लोगों का सामने कुछ है, पीछे कुछ है। हम लोग इतने सेल्फिश लोग हैं ना, इसकी वजह देख लें, आज हम लोगों का मुल्क का ये हाल है। ये इस वजह से नहीं है कि हमारे अंदर टैलेंट नहीं है, हमारे अंदर हमारे अंदर सेल्फिशनेस है। हम लोग इंतहाई सेल्फिश लोग हैं। हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई ऑप्शन पता चले ना, वो किसी को बताते नहीं है कि यार वो भी ना कहीं ट्राई कर। कम ऑन यार, जो तुम्हारी किस्मत का होगा वो तुम्हें मिलेगा, जो किसी और की किस्मत का है वो उसको मिलेगा।
ठीक है ना। लोग पढ़ाते नहीं है। मैं आपको बताऊं, हमारे दौर में एंडोस्कोप के ऊपर जंग लग जाता था, लोग किसी को सिखाते नहीं थे। एक लड़का यूएसएमएलई करके अमेरिका से मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की फेलोशिप करके आया। उस बंदे को एक बहुत बड़े लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन ने, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने उसको आके डोनर के ऊपर वॉशअप ही नहीं होने दिया। वो नहीं सीख सका। वो मायूस हो गए, दोबारा मुल्क से बाहर चला गया। ये हमारा मुल्क है। ये हमारा मुल्क है। ऐसे लोग हैं कि जो किसी को नहीं सिखाते। वो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? वो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? आप मुझे ये बता दें भाई, जिंदगी तो खत्म हो जानी है। और पैसा, पैसे तो कहते हैं पैसे तो कंजरों के पास भी होते हैं। पैसा मसला नहीं है। पैसे को ना, पैसे के पीछे ना भागें, अपनी वर्थ बनाएं। इन्नमल अमाला बिन्नियात। अपनी नियतों को साफ करें। अपनी नियत करें कि या अल्लाह, तूने जो मुझे सलाहियतें दी हैं, मैं उन सलाहियतों को मैक्सिमम यूटिलाइज करूं। ठीक है। अगर आप, ये आपकी नियत हो जाती है ना, तो ये यकीन करें, आप देखेंगे कैसे अल्लाह आपको बरकतें आपके लिए खोलते हैं। ठीक है ना। तो ये मेरी, यहीं पे मैं बात खत्म करता हूँ, काफी लंबी हो गई बात। ठीक है ना। और बाकी ये है कि देखें, मैं ओवरऑल फरहान जन्मा बता तो दिया भाई। कोरिया की जबान आती है, जापान की जबान आती है, चाइना का एक लफ्ज आता है। ठीक है। नहीं जा सकते। ये जब यूएसएमएल कर लेना ना, तो उसके बाद यहाँ के बारे में सोच लेना। मैंने आपको बताया, फ्रेंच का एक लफ्ज आता है, मुझे एक लफ्ज आता है फ्रांस का, बॉनजोर। ठीक है ना। वी विल क्रिएट अ ग्रुप अंडर योर सुपरविजन, आई एम द वन स्टार्टिंग प्रिपरेशन फ्रॉम जून इंशाल्लाह। मैं तो हाजिर हूँ भाई। मैं तो आप सब लोगों के लिए, मैं तो अपना लंगर खाना खोल के रखता हूँ। मैं ना सीजा भी पढ़ाता रहता हूँ, मैं कुरान पाक भी पढ़ाता हूँ। तो आप सब लोगों के लिए मैं हाजिर हूँ। ठीक है ना। और मैं यही समझता हूँ, देखें, याद रखिए बात, जब आप किसी मुकाम पे पहुंच जाए ना, तो आप पीछे मुड़ के जरूर देखें। ठीक है। पता नहीं कितने लोग आपके जैसे होंगे जो इस इंतजार में होंगे। समझ आई? क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हमारी हमारी जिंदगियों में इसलिए बेचैनी है क्योंकि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और हमें खुद भी अपना भी नहीं फायदा होता। ठीक है। तो एनीवेज, अल्लाह आप लोगों के लिए, सब लोगों के लिए आसानी करे। जितने भी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हैं, वो इजीली नहीं मिलते। देखिए, ग्रुप्स बहुत सारे हैं, ग्रुप्स अभी भी बने हुए। मैंने एक ब्लूमिंग फ्लावर के नाम से व्हाट्सएप का ग्रुप है, जहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ। ठीक है ना। एनेस्थीसिया वाले लोग मुझे जानते हैं। कोई भी बंदा मेरे से रब्ता कर सकता है। आई एम अवेलेबल फॉर एवरीवन। और ये देखें, ये किधर गया? ब्लूमिंग ब्लूमिंग फ्लावर्स। वो मैंने बेसिकली उसको नाम को पहले कुछ और रखा था, मेक निपिंग बर्ड्स ब्लूमिंग फ्लावर। ठीक है। तो उसमें कोई ऐसा बहुत ज्यादा नहीं चीजें कर पाता, क्योंकि लेकिन मकसद मैंने आपको बता दिया है। मकसद क्या है कि आप अपने कैरियर को प्लान करें और जल्दबाजी में ना करें। अपने कैरियर को इस तरह प्लान करें कि यू शुड बी नोइंग वट यू आर आफ्टर 10 years। ठीक है ना, जिंदगी बखैर। बजाय इसके ये कि आप ये सोचें कि मैं जो हूँ वो एक साल में सब कुछ मिल जाए। मैं जब एफसीपीएस में ना 2.5 साल में मैं फंसा रहा था, 2.5 years, तो मुझे ना हेलुसिनेशंस होती थी कि मैं सो के उठा हूं ना, तो मेरा दिल करता था मैं किसी दिन सो के उठूं तो एफसीपीएस मेरा पास हो चुका हो। तो नहीं होता था। जब तक जलीलो ख्वार नहीं हुआ, 1.5 साल, 1.5 साल बीटा ब्लॉकर खाए, पता नहीं हॉल्टर और पता नहीं कौन कौन से मुझे एरिथमियाज हुए एनजाइटी में। आई वॉज ओनली 31 एट दैट टाइम। मैं बहुत यंग था, मैं कोई बूढ़ा बाबा नहीं था। लेकिन मुझे वो कुछ हुआ है ना, तो वो मैंने अपनी तकलीफ को ना, मैंने अपने दिल में बसा लिया है। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आने वाले लोगों की मदद करूँ, हेल्प करूँ, लोगों को गाइड करूँ। ठीक है। और जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता। तो इसलिए जहन में रखिए बात, देर इज़ नो शॉर्टकट टू ग्लोरी। जिन लोगों ने अभी एफसीपीएस पास किया है, फौरी फौरी तौर पे फौरी तौर पे आप जो है अपने आप को ट्रेनिंग प्रोग्राम में लेकर आएं, दोबारा से सब स्पेशलिटी की तरफ जाएं। ठीक है। और अच्छे हॉस्पिटल में काम करें। सऊदी अरब का कोशिश करें तो, लेकिन सिर्फ एक चीज पे पे ना इक्तफा करें। पढ़ाई शुरू कर दें, पढ़ाई के साथ इन टच रहें। ठीक है। अगर किसी ने एमसीपीएस किया हुआ है, डीए किया हुआ है, तो एफसीपीएस करे। इवन इवन मैं एक बात, शायद कोई पता नहीं एमएस इसमें आप लोगों में से कोई एमएस है इस वक्त? कोई एमएस वालों को भी मैं गुजारिश ये करूंगा, अगेन उनको इंसल्टिंग फील होगी ये बात, लेकिन आप लोगों को पूछना चाहिए उन वीसी से जिन्होंने ये अप्रूव किया था। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन वो नासूर हैं जो कि सीपीएसपी में भी बैठे हुए हैं और यूनिवर्सिटीज में भी बैठे हुए हैं। इन्होंने बनाया हुआ है, एमएस को बनाया हुआ है अपनी मिस्ट्रेस, और एफसीपीएस को बनाया हुआ है अपनी बीवी। ठीक है ना। वही ट्रेनिंग सिस्टम है, वही जगह है। इनको उन्होंने बना दिया है इंफीरियर, और इनको बना दिया सुपीरियर। मैंने नहीं एमसीपी एमएस किया हुआ, लेकिन मैं आई फील फॉर देम। उसी हॉस्पिटल में वो 5 साल जलील हो रहे हैं, उसी हॉस्पिटल में वो 4 साल जलील हो रहे हैं। इनको आपने सुपीरियर कर दिया है, इनको आपने इंफीरियर कर दिया। हाउ?
और उनके लिए चलो मैं कहता हूँ कोई आसान सा रास्ता रखते, कोई 6 महीने की ट्रेनिंग का कह देते, साल की ट्रेनिंग का कह देते मैक्सिमम, उनको एग्जाम देने देते, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने क्या किया जी, 2 साल की ट्रेनिंग करनी है जी, 2 years। जो जलील 2 साल, 4 साल में, 5 साल में जलील होना काफी नहीं है कि 2 साल मजीद। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि जो लोग एमएस कर रहे हैं, मेरा हमदर्दाना मशवरा है कि जब तक उनके हाथ में और कुछ नहीं आ रहा ना, वो एफसीपीएस की ट्रेनिंग शुरू कर दें। और ये मैसेज दें आप लोग एमएस वालों, अव्वल तो ये कि एमएस करें ही ना। एमएस की पूरी दुनिया में कोई रिकग्निशन नहीं है। एक ना आप, क्योंकि वो इतना उसको पब्लिसाइड किया गया था, आई एम 100% श्योर कि आप लोगों की भी निगाह से वो डॉन का एक ऐड गुजरा होगा। डॉन का एक ऐड आया था, वो उन्होंने जनाब पूरे पाकिस्तान के अंदर लुट मचाई है उस डॉन के ऐड ने ना, कि एमएस प्रोग्राम को सऊदी अरब ने रिकग्नाइज कर लिया है। इट वाज ऑल रॉन्ग। मुमारिस प्लस में आज की तारीख तक जो है वो एमएस का नाम नहीं लिखा हुआ, ठीक है। और अगर वो है भी ना तो वो रजिस्ट्रार है, दैट्स इट। दे कैन नेवर बिकम कंसल्टेंट। वो एमसीपीएस की तरह है, ठीक है ना। वो एमसीपीएस की तरह है, विल ऑलवेज रिमेन रजिस्ट्रार। वो इवन सीनियर रजिस्ट्रार भी नहीं बन सकते। कितनी ज्यादती है। मेरे मुल्क के हैं ना, मेरे भाई हैं, मेरे बहनें हैं, मेरी दोस्त हैं, मेरे जूनियर्स हैं, मेरे बच्चे हैं। क्यों उनके साथ ज्यादती हो रही है भाई? क्यों नहीं उनको बताते आप लोग? क्यों उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं? लेकिन यहाँ पर तो क्या होता है, एक दफा एक सीपीएसपी के बाबा जी जनाब स्लाइड लगा के दे रहे थे, हम लोगों ने सीपीएसपी का सेंटर रियाद में बनाया है। उनकी किस्मत खराब, उनको नहीं पता था कि एक बंदा रियाद से आया हुआ है। मैंने हाथ खड़ा कर दिया, सर मैं 12 साल से सऊदी अरब में हूँ, सीपीएसपी सेंटर रियाद में किधर है? और झूठ के जो बंदा इतना एक्सपर्ट हो जाए ना, तो वो ढीठ बन के झूठ बोलता है। कहता है वो सऊदी कमीशन के अंदर है। मैंने कहा सर सऊदी कमीशन में किधर है? उन्होंने एक इजिप्शियन को हायर किया हुआ था, जिसको उन्होंने वहां पे बना दिया सीपीएसपी सेंटर रियाद। ये है। इन लोगों से मुझे नफरत है, इन लोगों से मुझे तकलीफ है। क्यों वो कर रहे हैं यार ऐसा? क्यों हमारे मुल्क की बेइज्जती करवा रहे हैं? अगर यहाँ पर ये ट्रेनिंग सिस्टम का मसला हो, भाई नहीं, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? आप बता देंगे नहीं हो सकती ट्रेनिंग, बात खत्म। आप क्यों ये झूठी झूठी बातें कर रहे हैं? अभी भी बहुत सारे, बहुत इतनी तकलीफ की बातें हैं कि मैं क्या क्या बताऊं। लोग भेज रहे हैं जी आयरलैंड जा रहे हैं, जाते हैं, आप लोगों को पता है इस बात का? ये बात पता है? और उसके लिए कहते हैं जी एक्सचेंज प्रोग्राम है जी। पहले तो बात ये है कि क्या पागल समझा हुआ है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सचेंज? एक्सचेंज प्रोग्राम का तो मतलब है कि वहां से आयरलैंड का गोरा भी आएगा। तो आयरलैंड का गोरा गोरा क्या आएगा यहाँ पे? उसको कहेंगे खुशबू लगा के इधर आ जाए आयरलैंड से पाकिस्तान ट्रेनिंग करने के लिए। तो पहले तो नाम ही गलत है, इट्स नॉट एक्सचेंज प्रोग्राम। ये वहां के सिस्टम को जरूरत थी, इन्होंने पले पलाए लोग वहां पे भेजे उनके सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए। समझ आई? और आगे सुने, जो तकलीफ बात जब मुझे पता चली, ये मुझे एक मेरे हिंदू क्लास फेलो, मेरे इंडियन दोस्त ने मुझे बात कही कि आपको पता है जीशान, वो 200 यूरो लेते हैं हर बंदे से हर महीने। यार मेरा दिल किया कि मैं कहीं शर्म से पानी पानी हो गया, मैं जमीन में गड़ जाऊं। ये हमारे प्यारे सीपीएसपी के लोग उन लोगों से जिनको ये ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम में ये आयरलैंड भेजते हैं 2 साल की ट्रेनिंग के लिए, उनसे 200 यूरो पर मंथ लेते हैं। किस बात के ले रहे हैं भाई? किस बात के? वाई? क्या ये व्हाट इज दिस? ये कोई एहसान कर रहे हैं आप उनके ऊपर? ये है, ये हमारी असलियत है, ये हमारा सिस्टम है, ये तकलीफ दे सिस्टम है हमारा। जो लोग यूके जा रहे हैं वो फेलोशिप्स करने के लिए, वो अपने तौर पे जा सकते हैं। उनको क्या करना पड़ता है? वो जाते हैं, वहां जाके वो वापस आते नहीं है, वहां पे कोई ना कोई स्लिप हो जाते हैं, ठीक है। और वो ज्यादती है, वो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है ना। कमीशन खाते हैं कैंडिडेट्स के पैसों से, यस। और भाई उससे उन्होंने क्या करना है? उनके डेलीगेट्स आते हैं यहाँ पे सऊदी अरब में, और यहाँ पे सिर्फ उनको कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। क्या एजेंडा होगा मुझे बताएं? क्या एजेंडा लेके आएंगे यहाँ पे? कोई क्या एजेंडा होगा? आप मुझे एजेंडा बता दें। कोई एजेंडा नहीं है, ठीक है। मैं मुझे खुशी होगी यूएई के अंदर ये कंसल्टेंट बनाए, वहां पे इजिप्शियंस कंसल्टेंट है, मुझे शर्म आती है। हम लोग उनसे करोड़ दर्जे बेहतर है, हम लोग उनसे करोड़ दर्जे बेहतर है। मैं विदाउट एनी एग्जेजरेशन बता रहा हूँ आप। यूएई के अंदर हम पाकिस्तानी एफसीपीएस कंसल्टेंट नहीं बन सकता, इजिप्शियन बन सकता है, ठीक है। मुझे जिस दिन ये यूएई की कौंसिल से ये अप्रूव करवा लेंगे ना, खुदा की कसम मैं जाके ना उनको पाँव पकड़ के मैं उनसे कहूंगा कि आपने कोई काम किया। लेकिन क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। ये सऊदी अरब का भी कोई खुदाऊं हो गया है। मैं तो यही समझता हूँ ये अल्लाह की तरफ से ही हो गया है, इनमें इसका कोई रोल नहीं है। आई एम 100% श्योर। क्योंकि इनके अगर इन्होंने इनकी किसी बात पे यकीन नहीं है, इनकी किसी भी बात पे यकीन नहीं है। झूठे हैं ये। हमें ओवरसीज को कोई वोटिंग राइट नहीं है। हमें मैसेज आता है कि जी वोटिंग राइट, तो मैं तो उनको तुन के जवाब देता हूँ कि आपने गलत नंबर पे रॉन्ग नंबर कर लिया, पहले मुझे वोटिंग राइट तो दे दें, फिर मुझे आप करें। और दूसरे मैं उनको एक और बात भी कहता हूँ कि आप लोग किस किस अथॉरिटी से आप लोग मुझे मेरा डाटा लेके सीपीएसपी से आप मुझे फोन कर रहे हैं, आप मैसेज कर रहे हैं, ठीक है ना।
तो ये इलीगल काम है। ठीक है। तो इजिप्शियन और जॉर्डनियन बोर्ड में ट्रेनिंग कर सकते हैं आफ्टर लर्निंग अरेबिक। भाई आप मेरी बात सुनो, अगर आप सर के बल भी खड़े हो जाओगे ना तो आप को यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं मिल सकती। ठीक है। ये अपने दिमाग में निकाल लो, सूरह फलक और नास आती है, तो सूरह फलक और नास पढ़ के फूक लो अपने ऊपर, ताकि आपके दिल से उल्टे सीधे ख्याल निकल जाए। यहाँ पे सऊदी अरब में कोई ट्रेनिंग नहीं है। ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर मैंने कोई इनअप्रोप्रिएट बात कर दी हो तो उसके लिए मैं पेशगी माजरत हूँ। जिन लोगों ने मेरी सीनियर लोगों ने मेरी बात सुनी है और उनको मैंने गुस्ताखी की है अगर किसी सीपीएसपी की, तो मैं ऑफिशियली माफी मांगता हूँ, लेकिन मैंने कोई बात गलत नहीं की। ठीक है। और आप लोगों को कसूरवार आप लोग हैं कि आप लोगों ने कभी उन लोगों को क्वेश्चन नहीं किया। आप लोगों ने कभी, आप लोग अभी जाएं और सीपीएसपी की वेबसाइट पे जाके देखें, सीपीएस सऊदी अरब के सेंटर्स लगे हुए हैं, और उन लोगों से जाके पूछेंगे सर जरा आप हमें एमओयू दिखा दें कि किस कहाँ पर ट्रेनिंग किस तरीके से हो रही है ट्रेनिंग। आप उनको बताएं कि सर आप लोग किस रूल के तहत आप जो है वो आप जा रहे हैं वहाँ पे डेलीगेट्स लेके। हमारे पैसों से आप लोग जा रहे हैं, हमसे पैसे आप ले रहे हैं, हमारे पैसे लेके आप लोग जा रहे हैं। आप उनसे पूछें कि सर यहाँ पे कितने, ये एक सवाल पूछें आप लोग, सर कितने सिमुलेशन लैब्स हैं हमारे। ठीक है। सर आप बताइए कि हमें कितने जर्नल्स की हमें सब्सक्रिप्शन है। ठीक है। बताएं सर यहाँ पे कौन से इंटरनेशनल एग्जाम्स के सेंटर्स हैं। चंद लोग एग्जाम के सेंटर्स हैं, बाकी सेंटर्स नहीं है। एनेस्थीसिया का कोई इंटरनेशनल एग्जाम्स पाकिस्तान में नहीं हो सकता। ये एमआरसीपीसीएच वगैरह हो रहे हैं तो वो क्यों नहीं हो सकता, एफआरसीए का एग्जाम क्यों नहीं हो सकता। चले वो एग्जाम के जिनका और कहीं सेंटर नहीं है वो तो नहीं है, मैं तो सिर्फ ये ईडीए की सारा मैं ईडीए के नाम लूंगा। ईडीए के आप सेंटर में देखोगे ना वहां पे लबनान भी लिखा हुआ है, जहाँ पे हर चौथे दिन धमाके हो रहे होते हैं। वो सेंटर है, कायरो है। ठीक है। और जी इस तरह के सर। पता नहीं। और नहीं। इंडिया में मल्टीपल सेंटर्स हैं, यस इवन यस इंडिया। यार, और मैं उसका आपको एक बहुत और, होता है बहुत। हाँ और एक सारा मैं आपको एक और बात, देखिए मैं आप लोगों से गुजारिश ये कर रहा हूँ कि खुदा के मेरा नाम ना लीजिएगा भाई, पता लगे मुझे भी डाला भेज दें यहाँ सऊदी अरब में। ठीक है। नहीं अ- और मैं मेरे बच्चे पाकिस्तान जो है, में। वो मेरे बेटे जो है ना, मेरे बच्चा बड़ा हो गया, वो कहते हैं कि ये जो अब्बा जान जो हमारे ना इतना कुछ बोलते रहते हैं पाकिस्तानियों का ना, तो ये जो है ना ये तो, और मैं कोई भाई बात मेरी बात सुने, एक यहाँ पे आपने सुना होगा सारा, एक ये था सिया, सुना है आपने ये सिया। नहीं सर। ये पाकिस्तान के अंदर सिया के कोर्सेज होते थे। ठीक है। अच्छा। कॉन्टिन्यूड एजुकेशन, यूरोपियन एजुकेशन इन एनेस्थीसिया। बड़े हम्म। जनाब इन्होंने बड़ी पब्लिसिटियां की जनाब, पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं जी। और उसका निकला खोदा पहाड़ निकला चूहा के आज तक, ये पता है कब से शुरू हुआ था, ये जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था ये तब से सिया चल रहा है। ठीक है। और आज तक सेंटर नहीं बन सका ईडीए का। ठीक है। मैं वाइवे की हम्म। नहीं बात कर रहा यार, रिटर्न के सेंटर में क्या प्रॉब्लम है भाई। जी सर, वो तो आप लोग, सिंपल होता है। और एक और मैं आपको बात बताता हूँ, ये अगली तकलीफ से मैं आपको बात बता रहा हूँ। जो सारे एमसीपीएस वाले हैं वो दुआएं खैर करें इन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए दुआ करें कि अल्लाह या तो इन लोगों को हिदायत दे या इन लोगों को गरक कर दे। क्योंकि दो ही बातें हम कर सकते हैं, कि या तो अल्लाह इनको हिदायत दे। देखें हमारा जो एमसीपीएस है, आपको पता है इंटरेस्टिंग बात सारा, कुछ दरमियान में ना गैप आया कि वो बेचारे यूरोपियंस को ना कंफ्यूजन हो गई, उन्होंने ना एमसीपीएस वालों के ही ना पेपर एक्सेप्ट कर लिए। एक मेरा बहुत करीबी दोस्त है, उसने एमसीपीएस की बेस पे ईडीए किया था। जब उसने ईडीए पार्ट 1 पास कर लिया तो उसने ईडीए की 2 उसने दे दिया, वो पास हो गया। उसके बाद किसी से एमसीपीएस नहीं किया। वजह मैं आपको बता देता हूँ, जो इनके यही जो सीए के चमचे थे ना, उन लोगों से उन्होंने पूछा, तो उन्होंने पता है इनको क्या कहा। उन्होंने कहा ये ना हम एफसीपीएस की सुपीरियोरिटी खत्म हो जाएगी। ओ भाई, इंडिया का ना एमडी है और इंडिया इंडिया का डीएनबी है। ठीक है। जी। इजिप्ट का एक एमडी है और एक इजिप्ट की मास्टर्स है, जो मास्टर्स इज हम्म। लाइक का एमसीपीएस। ठीक है। वो भी ले रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। और हमारे अपने लोगों ने आज तक ना तो एमएस को शामिल करवाया है, वो इंडिविजुअली कोई स्नीक होके लोग दे रहे हैं। लेकिन अभी तक इन लोगों की एफर्ट, मैं कहता हूं, मैं पब्लिक फोरम पे मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं उनसे कि खुदा के वास्ते कोशिश तो करें ना आप लोग। आप लोगों ने कितनी कोशिश, आपको पता है एफआरसीए के बारे में सारा आपको पता है। एफआरसीए प्राइमरी जो है ना वो एग्जम्प्टेड था 2011 तक, पता है आपको इस जी सर। बात का। हाँ जी सर, अब नहीं है जी। सर। और जी जी। नहीं, ये आपको पता है इसके पीछे कहानी, जब आप सुनेंगे ना तो आप गालियां देंगे उन्हें, क्यों एग्जामेशन खत्म हुई है। ये सीपीएसपी वालों ने कोई कोशिश नहीं की है। आई कैन बेट ऑन इट, आई कैन जी। बेट ऑन इट। मैं यूके के कंसल्टेंट्स को जानता हूं जिन्होंने कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि जी वो लोग हमें लिखें कि हमारी एग्जामेशन, कम ऑन यार, उन्होंने एग्जामेशन खत्म की है वो लिखें। आप सर, लोग। जी। बड़ी एक अफसोसनाक मतलब सिचुएशन थी मेरे साथ। इस तरह ही हुआ है जब मैंने एफसीपी जीएमसी के लिए
एफसीपीएस से जो करवानी होती है वेरिफिकेशन। और मैंने इनको कितनी दफ़ा कॉल्स की, ना कोई कॉल पिक करता है ना ईमेल्स का कोई जवाब देते हैं। और यहाँ पर रूल आया कि वो जीएमसी में से एफसीपीएस उन्होंने निकाल दिया। और वो रूल आया दिसंबर में, और एफसीपीएस ने मेरी ईमेल्स के रिप्लाई 3 महीने बाद किया। तब तक यहाँ का रूल चेंज हो चुका हुआ था नहीं, और असल किसी में ने पता है, बॉदर देखें, नहीं किया। नहीं नहीं, तो बॉदर नहीं करते ना भाई, यही तो मैं आपको हाँ बता जी, रहा हूँ। बिल्कुल और बॉदर नहीं करते हैं। हम लोगों को देखें, यहाँ पे पता है क्या है, ये लोग, आपने कभी सोचा इन लोगों का कोई कंपेटिटर ही नहीं है? ठीक है, क्योंकि कोई कंपेटिटर को ये जिंदा ही नहीं रहने देंगे। मैं एक दिन, यकीन करें, मेरी सड़ गई, मैं वहां यहाँ पर करने गया एसीएलएस। ठीक है, अब एसीएलएस के जो कन्वीनर थे, यार मैं कहता हूँ, मुझे शर्म गुस्सा इस बात पे आ रहा था, कोई नथिंग टेकिंग अवे। मैंने कहा कि यार सारे एनेस्थेटिस्ट मर गए, सारे कार्डियोलॉजिस्ट मर गए, सारे फिजिशियन मर गए, वहां का कन्वेनर बैठा हुआ था एक सर्जन। मेरी सड़क के एफसीपी एसीएलएस से सर्जन का क्या ताल्लुक है? हम्म। इन लोगों ने इस हद तक इसके ऊपर माफिया की तरह ये चिमड़े हुए हैं, और ये समझते हैं कि इन्होंने मरना नहीं है। ठीक है ना, ये लोग ये समझते हैं, ये हमारे जितने भी ये सुपरवाइजर्स हैं, ये हमारे जितने भी टीचर्स हैं, भाई टीचर बन के दिखाओ पहले। ठीक है ना, पहले इस काबिल बनो कि तुम लोगों की इज्जत की जाए, फिर हम, मैं कहता हूँ, इज्जत करेंगे हम आपके, हाँ, आपसे कोई गिला नहीं है हमें, आपके रोल से गिला है। ये जो मेरे मेरे बेचारे जो लोग हैं, जो यंग एज में, मैं कहता हूँ यंग एज में एमसीपीएस वालों को डंडे मारने चाहिए। एमसीपीएस यंग एज में जो करे, उससे एक्सप्लेनेशन मांगे कि क्यों करना चाहते हैं। इनको सिर्फ चाहिए खोते काम करने के लिए, लोगों को जलील करने के लिए। हाँ, एक और बात सारा, ये भी मैं तकलीफ के साथ कह रहा हूँ, वहां पर कोई खड़ा होगा ना, एमसीपीएस बेचारा कोई बात पूछेगा, नहीं 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 जी, जो आपके लेवल की चीज नहीं है जी, ये तो एफसीपीएस के लेवल की चीज है। कम ऑन यार, हम्म। व्हाट आर यू हम्म। ट्राइंग टू डू? अव्वल तो बात यह है कि एक इम्तहान में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ फर्क क्या है कि अगर उनके 80 सवाल मुश्किल होते हैं एफसीपीएस के, तो हो सकता है इनके 70 सवाल मुश्किल हो, बाकी 30 सवाल उनके आसान हो। दैट्स डिफरेंट। क्या डिफरेंस हम्म। होगा? वही स्पेशलिटी है, वही सारी चीजें। बल्कि मैं ये समझता हूँ एमसीपीएस के एग्जाम ज्यादा ट्रिकी है। उसकी वजह यह कि एमसीपीएस में बेसिक साइंसेस भी आती हैं। ठीक है ना, तो हम्म। जबकि एफसीपीएस के फाइनल एग्जाम में बेसिक साइंसेस उतनी नहीं पूछती, एमसीपीएस में हम्म। बेसिक साइंसेस भी पूछते हैं। एनीवे, देखें, आप लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने तौर पे जो अपनी सोसाइटी की मदद कर सकते हैं, खुदा के वास्ते करें। और जो लोग हैं उनको आईना दिखाएं, उन लोगों से पूछें, उनको पता है क्या करें। मैं जो जूनियर्स को क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ, हमारे लोग कोई सवाल पूछते हैं ना, तो सुपरवाइजर क्या करता है, वो 4 सवाल पूछ लेता है उससे। कोई बात नहीं, जलील हो जाए, कहेंगे सर आप थिएटर में आए, सर प्लीज मैं चाहता हूँ आप मुझे आगे देखें। क्या कर लेगा यार? जलील करेगा आपको, कोई बात नहीं, जलील तो होना ही है, कोई मसला नहीं। मैं कहता हूँ तमाम रेजिडेंट्स को मिल के ना, ये इन अल्लाह के वलियों को ना थिएटर में घुसाएं, इन लोगों को वार्ड में लेकर आए, इन लोगों को ओपीडीज में लेके आए, इन लोगों को कहें कि आप हमें पढ़ाएं। ठीक है ना, ये लोग तो खुदा बने बैठे हुए हैं। ठीक है ना, इन लोगों को पता भी नहीं होता कि रेजिडेंट्स क्या कर रहे हैं। ठीक है ना, उनका कोई, उन बेचारों का पुरसाने हाल नहीं होता। ठीक है ना। एनीवेज भाई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इवन आफ्टर दिस डिस्कशन, आप लोगों के कोई अगर फेलियर हो, क्वेश्चंस, क्वेरीज, तो यू ऑल आर वेलकम। तो बस, कहा सुना माफ। और अगेन, अगर मैं रिकॉर्ड में ही कह रहा हूँ कि अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि जिन्हों अगर कभी गलती से कोई सुन ले, तो मेरे प्ला डंडा ना पकड़ के खड़े हो जाए। मैं एक सिस्टम पे कमेंट कर रहा हूँ, मैं जो मेरी बातें गलत हैं मुझे प्रूफ कर दें, मैं पब्लिक ऑन पब्लिक में अपॉलॉजी करूंगा, जिस तरह मैं ऑन पब्लिक आप लोगों को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि देखें, आप लोग अपने सुपरवाइजर्स को कटहरे में लाएं, ना डरें। वो आप लोगों का कुछ नहीं कर सकते। हिम्मत करें ना, जाके जाके कहें कि सर आप लोगों ने हमें ये बातें नहीं बताई, सर आपको ये बातें बतानी चाहिए। सर गुस्ताखी माफ, लेकिन आप लोगों ने ये आने वाले लोगों को बताएं सर। थोड़ा सा उन लोगों को जलील तो करें ना यार। क्या कर लेंगे वो? आपके खुदा है? क्या कर लेंगे वो? आपका रिस्क रोक लेंगे? नहीं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है ना। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच, और अल्लाह आप लोगों को, सब लोगों को कामयाबी दे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मेरे पे भी रहम करे। और मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करूंगा कि देखें, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी। बॉटम लाइन इन तमाम बातों की यह है कि एक तो जिंदगी को बिल्कुल मजाक ना समझें, सीरियसली लें, और चीज़ों को प्लान करें। जब आप चीज़ों को प्लान करेंगे ना, तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट होंगे। ठीक है। अब अल्लाह, मेरे लिए यही दुआ करें। मैं अपने अब्बू को भी यही दुआ करने को कहता हूँ कि अल्लाह, जो जिंदगी अल्लाह ने दी है ना, वो उसमें लोगों के काम है। और वो अल्लाह ने जो आपको सलाहियतें दी है ना, उन सलाहियतों को मैक्सिमम यूटिलाइज करें। ठीक है। और ख़ास तौर पे जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स आ रहे हैं आगे, पता नहीं तबाही होनी है, तबाही होनी है, तबाही इज वेटिंग फॉर देम। लेकिन अभी भी किसी को कोई रहम नहीं आ रहा। तो यहाँ पे खुदा बने बैठे हुए हैं,
उन लोगों को कोई रहम नहीं आ रहा कि लोगों को कमिट करो, लोगों को पढ़ाओ, लोगों को बताओ, लोगों को मेंटली प्रिपेयर करो। ठीक है। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के सबका मुझे ऑनर करने का और मेरी बातों को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर रब्ता होता है। अस्सलाम वालेकुम।